चलो आओ, तो आज अपन वापस कंटिन्यू करते हैं अपने जो ये सूचक या सूचकांक वाली जो टेबल देख रहे थे उसको। तो कल अपन ने जैसे देखा कि भाई सकल और शुद्ध क्या होता है, ठीक है ना, बिंदु संख्या 5। फिर अपन ने देखा था कि ये स्थिर और प्रचलित क्या होते हैं, और वो इनका ये जो फिगर्स थी वो मैंने याद कराने की कोशिश करी। तो बार बार जैसे रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगी, उसके अंदर कैसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने ऑडियो फिर शाम को भेजा था टेलीग्राम में, उसको एक बार सुन लो। तो उससे भाई क्लास स्टार्ट हुई थी अपनी 8 बजे, ठीक है ना, और वो 45 मिनट चली थी ये। और फिर ये शुद्ध वाला कैसे याद होएगा कि उस समय जो एग्जैक्ट टाइम हो रहा था ना सर, वो 7:40 हो रहा था, ये समझ गए। और फिर इसका मैंने बताया 40 का डबल 80, और 20 के अंदर ये बिलियन आ गया अमरीशपुरी, 740 580 शुद्ध वाला ऐसे, ठीक है। तो फिगर्स ये करोड़ में है सारी, तो एक बार 2-3 बार याद करो। अभी तो जैसे शायद 1-2 बार ही हुआ होगा रिवीजन, अभी तो कितनी बार करना है अपन को रिवीजन, 115 बार करना है, तो शायद अभी तो 1-2 बार ही हुआ है। आज अपन जो मेन चर्चा करेंगे वो जो परसेंटेज वाली जो रेट्स है ना, ये क्या है, ठीक है। ये ग्रोथ रेट जो है 8.03, 12.56, ठीक है ना। और फिर इन दोनों के अंदर शुद्ध वालों में दी नहीं हुई है, उसको आप खुद निकालोगे। फिर नीचे पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट अपन निकालेंगे, ठीक है ना। ये तो देखो, ये इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरी टेबल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है वो ये है ना। तो जैसे पिछले 2 एग्जाम्स में जैसे अपन देखते हैं, इस पूरी टेबल में से सिर्फ मैंने यही रेट बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट होती है सबसे, और दोनों बार सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये है क्या, कैसे निकलती है, क्या चीज़ है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। और तो बाकी तो जैसे अपन को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे ये वाली पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट। फिर अपन सेक्टर्स में आएंगे, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर का क्या है, वो सारा अपन देखेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ आप, फिर ऑटोमेटिक कोई भी ग्रोथ रेट आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे आगे चैप्टर 1 के अपन डिटेल में आएंगे तो वहाँ ग्रोथ रेट दी नहीं हुई है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे, हाँ सर ये ऐसे आया हुआ है फिगर। चलो ठीक है, तो आज अपन क्या देखते हैं, ये बिंदु संख्या 2 पे आओ। बिंदु संख्या लिखा हुआ है क्या 2, पहले उसको पढ़ो एक बार, मन पढ़ो है क्या वो, और वो बिंदु संख्या 1 से अलग कैसे है। देखो इधर शक्तिमान, इधर देखो, बिंदु संख्या 1 में लिखा हुआ था सकल राज्य घरेलू उत्पाद, नीचे भी लिखा हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। यहां तक तो सेम है ना, दोनों सेम है। बिंदु संख्या 1 वाला सूचक और 2 वाला सूचक यहां तक सेम है कि नहीं है। ये लिखा हुआ था, ये मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नीचे भी सर वही है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। लेकिन सेकंड वाले में सर एक चीज अलग है, वो क्या है, वो वृद्धि दर लिखी हुई है सर, यहाँ पे ग्रोथ रेट लिखी हुई है, GR, है ना। ये कई बार शॉर्टकट में आप जैसे तो ये ग्रोथ रेट में नहीं यहाँ लिखा हुआ है, तो GR क्या पढ़ना, मतलब ग्रोथ रेट है ये। मतलब सर वृद्धि दर का मतलब होता है कि वृद्धि तो हो रही है। वृद्धि दर में 2 चीजें हैं, क्या कि सर एक तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब क्या होता है सर, ट्रेंड यूं मिलेगा, समझ रहे हो। जैसे अपन ये ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में सर ट्रेंड यूं है, वृद्धि हो रही है, लेकिन सर वो वृद्धि किस दर से हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये चीज क्या है, ये भी वृद्धि दर्शा रहा है ना, ये भी वृद्धि दर्शा रहा है, ये भी वृद्धि दर्शा रहा है, ये भी वृद्धि दर्शा रहा है। तीनों जो ये अपने ग्राफ लाइन है, ये तीनों वृद्धि दर्शा रही हैं। लेकिन अपन जैसे बात करेंगे, अब जैसे बात आ जाती है कि सर ग्रोथ तो तीनों के अंदर ही है, तो कौन सी सबसे तेज है, जिसकी ये स्लोप जितनी ज्यादा स्टीप होती है, जितनी ज्यादा ढलान तीव्र होती है, उसकी उतनी ज्यादा ग्रोथ रेट होती है। ये देख लो आप कितनी जल्दी इसने तरक्की करी है। जैसे ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे मंडे को टेस्ट हुआ, ट्यूसडे को हुआ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। फिर इसके जैसे 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, 4 नंबर आए, 5, 6, ऐसे है ये 6 नंबर का टेस्ट। तो मंडे को टेस्ट में उसके 1 नंबर, ट्यूसडे को फिर 1.5 आया, वेडनेसडे को फिर 2, मतलब 2 तो कभी ये छू ही नहीं पा रहा। देख रहे हो आप, ये एक स्टूडेंट की अपन बात कर रहे हैं, किसके मतलब इसके सैटरडे तक इसके मैक्सिमम आए थे 2 नंबर, समझ रहे हो। अब एक दूसरे स्टूडेंट की अपन बात करते हैं जिसका ग्राफ ये वाला है। देखो कि क्या है कि जैसे अपन मंडे को देख रहे हैं कि मंडे को ये यहाँ उसके करीबन 1.5 नंबर, ट्यूसडे को अपन देख रहे हैं, ट्यूसडे को देखो क्या इसकी स्थिति कि करीबन 3 नंबर, वेडनेसडे को इसकी स्थिति देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो वेडनेसडे को, मतलब जैसे अपन देख रहे हैं 4 नंबर, है ना। मतलब ग्राफ थोड़ा सा इसको अपन ये स्टीप यूँ बनाना पड़ेगा ऐसे, है ना। थर्सडे को अपन इसके नंबर देखते हैं, ये देखो 4.5 हो गए, सैटरडे तक इसके नंबर देखो क्या हो गए, ये टॉप पे पहुंच गया सर 6 नंबर। तो कहने का मतलब है ये स्टूडेंट ए भी बढ़ रहा था, स्टूडेंट बी भी बढ़ रहा है, लेकिन रेट किसकी ज्यादा तेज है, बी की तेज है, समझ लो ना। तो ये ग्रोथ रेट ये बताती है कि सर अपन बढ़ किस रफ्तार से रहे हैं, तो ग्रोथ रेट बी की ज्यादा है और ए की कम है, जबकि ग्रोथ तो दोनों में है, ये चीज है। तो ये कब काम आती है ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट जब मान लो अपन को, जैसे मान लो आप अमेरिका में बैठे हो, आपके पास पैसे हो गए, अरे यार मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूँ, सिंगापुर में इन्वेस्ट करूँ, चाइना में करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ,
तो वे देखते हैं कि आप ग्रोथ रेट निकालो क्या है, समझ रहे हो। तो ग्रोथ रेट वही, अब जैसे मान लो ये कंट्री ए था, वो कंट्री बी था ऊपर, कंट्री ये चाइना है, यार ग्रोथ रेट बढ़ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा, ग्रोथ रेट भी इंडिया, और यार जबरदस्त बढ़ रहा है, तो मैं पैसा कहाँ लगाऊं, मैं पैसा इंडिया के अंदर लगाऊंगा। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट समझ गए अपन। तो ग्रोथ में सर वृद्धि तो हुई है, और वो वृद्धि की दर को दर्शाता है। जैसे आप पढ़ना, ये अपने जब अपन दर्पण पढ़ेंगे तो ये आंकड़ा बहुत आता है कि भारत की IMF ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान चेंज किया। आप जैसे देखना, कल वाले न्यूज़पेपर में थे कि पहले 7.7 था, वो 8 पॉइंट समथिंग उन्होंने किया है। फिर कि GDP में वृद्धि दर के अनुमान में संशोधन। अब जैसे मानसून अच्छा हो गया तो अपने इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था है वो, ये नहीं लिखा कि मानसून पर डिपेंड है, उसने बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का क्या है, जुआ है, गैम्बल, इंडियन इकोनॉमी इज ए गैम्बल ऑफ इंडियन मानसून। अब जैसे आप देखना, जैसे ये दिवाली आएगी, दिवाली धनतेरस जैसे आएगी, तो जो अभी मोटरसाइकिल करीबन 70,000 रुपये की है, वही मोटरसाइकिल करीबन 60 से 65,000 रुपये की हो जाएगी। और लोन के बम्पर अवसर कि आप तो कुछ मत दो, 1 रुपया दो और मोटरसाइकिल ले जाओ, समझ रहे हो। और टीवी वगैरह जितने भी, जैसे जिनको अपन जैसे बोलते हैं ना वाइट गुड्स या ग्रे गुड्स, मतलब जिनको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं अपन, उनकी आप भरमार देखना। अभी जैसे धनतेरस दिवाली आने वाली है ना, 1 रुपये में बाइक ले जाओ, जो पहले 70,000 की थी वो 65,000 की हो गई है। टीवी आपको चाहिए तो 2 रुपये के अंदर टीवी ले जाओ, इजी EMI विदाउट एनी इंटरेस्ट। ये कैसे हुआ सर, है ना, भारतीय मानसून का जुआ। तो क्या है, इंडिया अपने जैसे अपन ग्रोथ रेट निकालते हैं तो मानसून से पहले अलग निकलती है, मानसून के बाद अलग निकलती है। क्यों? क्योंकि आज भी जैसे भारत की जो जनसंख्या है, पढ़ेंगे 70% गाँव में रहती है, करीबन अपनी अर्थव्यवस्था जो है 67% जो है वो मानसून पर डिपेंड है आज भी। भाई ये तो वह है कि जितनी अपनी पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, ये वो अपना एग्रीकल्चर का परसेंटेज है जो मानसून पर डिपेंड है। तो मानसून अच्छा हो गया तो पैसे आ गए। पैसे किसके पास आए हैं? इस 70% जनसंख्या के पास आए हैं इंडिया की, क्योंकि वो खेती पर डिपेंड है, गाँव में रहती है। अब उसके पास पैसे आ गए, मतलब मानसून अच्छा हो गया, मतलब मानसून पर डिपेंड है अपने एग्रीकल्चर, तो इसकी इनकम बढ़ गई 67% की इनकम बढ़ गई। तो मानसून जाने के बाद सबसे पहले त्यौहार आता है, वो धनतेरस आता है, मतलब दिवाली आती है। तो पैसे आ गए। अब पैसे आ गए तो मैं क्या करूँ, अरे बाइक खरीदूँ, और बाइक सस्ती भी मिल रही है, और बोला बिल्कुल फ्री में ले जाओ 1 रुपये दे के, तो पैसे वहाँ काम आ गए। ऐसे समझ गए। तो इसलिए अपन कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है, उसमें दोनों फैक्टर काम आते हैं। ये गाँव शहर में बारिश हो रही है कोई मतलब ही नहीं है। अब जो शहर में बारिश हो रही है तो अपन तो क्या करेंगे, अच्छा चलो यार घूम ही आते हैं, फिर घर में बड़े आज ऐसा करो ना, चाय पकौड़े बना लो, फिर थोड़ा और मन हो गया चलो यार नहा ही लेते हैं बारिश में। और गाँव में देखो बारिश होती है, जैसे कोई बुजुर्ग जैसे भाया कत्ती आंगड़ बारिश हुई है, कत्तो आंगड़ बरसों से, ये पूछते हैं वो कत्तो आंगड़ बरसों से है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे 1 आंगल ये, तो जैसे वो बोलेंगे भाई जैसे 1 आंगल, तो मतलब इसकी जो सीलन गई है नीचे तक, वो 1 आंगल तक धरती के अंदर गई है। वो बोलते हैं भाया 2 आंगड़ बरसों से, तो 2 आंगल का मतलब ये 2 आंगल इतनी वो उसके नीचे गई। तो इसका मतलब क्या है कि वो कितना पानी जमीन में गया, क्योंकि उसको अन्न से मतलब है। अन्न से मतलब क्या है, कितना पानी धरती में, जितना पानी धरती में जाएगा उतना ही वो अन्न अच्छा होएगा उसका, ये वो चीज़ समझ गए। उनको कोई नहीं बोलेगा कि जैसे बारिश में ना लो, वो तो ये बोलते बारिश में बंदा बीमार हो जाओगे, कल को तुमको ट्रैक्टर चलाना और खेत जोतना, बोलेगा क्या कोई? ये चीज़ है। तो वो बारिश इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था किसका जुआ है? मानसून का जुआ, ठीक है। तो ग्रोथ रेट फिर इससे सेंसिटिव है, तो अपन कैसे अपन ने देखा। अब देखो ये बात आती है कि सर ये निकलती कैसे। एक तो चीज़ होता है देखो इसको रटना, तो नो डाउट रटेंगे तो सही अपन, है ना, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझ में आना कि सही ये निकली कैसे। क्यों क्या होता है, जैसे थोड़े बहुत आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, तो ये जो आपको ये कि ये बिल्कुल एक डरावना चेहरा दिख रहा है ना इस टेबल का, वो डर खत्म हो जाएगा। अरे हाँ सर मेरे को निकालनी आ गई है, तो ये पता लग जाता है कि सर कुछ नहीं है, तो बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो निकालना सीखो। अब देखो ये निकलती कैसे है कि वृद्धि दर, देखो मैंने परसेंटेज में भी इसको बार बार आपको समझाया। ये देखो ये क्या चीज़ है, जैसे मैंने बोला कोई चीज़ पहले 8 थी, अब वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब ये बढ़ी है, ये 8 हो गई, ये 10 हो गई, 10 हो गई। अब मैंने आपसे पूछा है कि इसकी ग्रोथ रेट क्या है, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन वाले अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे, किसी शहर की जनसंख्या 8 है 2002 में, 2005 के अंदर वो जनसंख्या 10 हो गई, तो मुझे बताओ उस शहर की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। तो अपन क्या करते हैं, वृद्धि दर निकालने के लिए पहले तो वृद्धि निकालते हैं कि वृद्धि कितनी हुई, ठीक है ना, घट बढ़ जो भी हुआ तो यहाँ बढ़ी है, ये वृद्धि कितनी हुई। फिर जो आधार वर्ड्स है, आधार मतलब जिससे आप तुलना कर रहे हो,
ठीक है, उसको अपन 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 100 से गुणा क्यों करते हैं, ये परसेंटेज वाले चैप्टर में वीडियो में सबसे पहला वीडियो वही है 25 मिनट का, कि प्रतिशत लगाने के लिए क्यों 100 से गुणा किया जाता है और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्यों 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो अपन को वृद्धि परसेंट निकालना है। तो वृद्धि पहले मुझे बताओ, कोई चीज़ 8 से 10 हो गई तो वृद्धि कितने की हुई है, 2 की हुई है, 2 लिख दिया सर मैंने। भी तुलना किससे कर रहे हैं अपन, 8 से 2 हुई है, 8 से 10 हुई है, तो तुलना किससे कर रहे हैं, 8 से कर, 8 से। भाई 8 से कोई चीज़ 10 हुई है ना, तो वो 8 से पहले 9 हुई है, 9 से फिर वो 10 हुई है, तो अपन 8 से कितनी दूर चल के आ गए, दो चल के आ गए, और 8 से चले ये गुणा 100 कर दिया अपन ने, तो ये कितनी आ गई 1 4 2 5। तो ये वृद्धि प्रतिशत कितना है, 25% है। ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स पढ़ाई है अपन ने। ये मैथ्स बेसिक मैथ्स जैसे आप देखोगे तो ये क्लास 6 में आती है ये, है ना, और वही क्लास 6 की मैथ्स यहाँ लग रही है, कुछ भी इसमें ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अब देख लो कैसे, वही चीज़ है 8 से 10। अब देखो कोई चीज़ पहले ये थी, बढ़ के ये हो गई, मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखो 7 8 2 2 8 7, है ना, ये चीज़ थी, अब ये बढ़ रही है, अपने को पता है जीडीपी बढ़ रही है, तो बढ़ी हुई कितनी, ये तो पिछले साल की थी, याद नहीं थी, लेकिन इस साल की तो अपन को याद है, क्लास चालू हुई थी कितने बजे, 8 और कितने मिनट चली थी, सॉरी 45 मिनट, 45 मिनट, और कितनी बार रिवीजन करना है, 115 बार रिवीजन करना है, यही थी ना। मतलब ये तो देखो, ये फिगर लिखा हुआ है ना, जिसको अपन ने बोला था कि कोई चीज़ पहले 8 थी, मैंने बोला था ना 8 थी ये, और 10 बड़ा, भाई बड़े में से छोटा है तो घटाएंगे अपन, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो ये अभी वाली बड़ी है, पहले वाली छोटी है, तो 8, वही 10 में से 8 घटा रहे अपन। अब इसको माइनस करो, क्या आता है, एक बार करो माइनस, कैलकुलेटर में करो, एक बार करो, कैलकुलेटर नहीं, वो मोबाइल में कैलकुलेटर निकालो, करो एक बार, ये इसको सॉल्व करो, करने में बोर्ड में भी कर दूंगा, लेकिन अभी एक भाग लगेगा, इसको सॉल्व करो, माइनस निकालो, कितना आएगा, आ गया 62,828 आ गया, सबका आया। कैलकुलेटर निकालो, गगन निकालो कैलकुलेटर। अरे अभी और आ गया इसमें, ये तो वृद्धि आई है, अभी वृद्धि प्रतिशत निकालना है, समझ गए, ये तो वृद्धि आई है। अब वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए अपन इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे होगा, बेस से, जिससे तुलना हो रही है, जो चीज बढ़ी है सर। तो वहां अपन ने देखा था कि सर आपने बताया था 8 बढ़ के 10 हुआ है, तो यहां ये बढ़ा कौन है भाई, कौन बढ़ के कौन हुआ है, तो 7 बढ़ के 8 हुआ है, मतलब ये 7 जो है ना सर, ये 7 बढ़ के 8 हुआ है, तो तुलना किससे हो रही है, 7 से हो रही है सर, है ना। मतलब जैसे मान लो 7 करोड़ थी, ये 8 करोड़ हो गई, तो 7 से तुलना हो रही है ना भाई। अपन ने बताया कि डिफरेंस ये है, तो 7 से इतना दूर चलिए आए सर आप, ये इतना 62,000, समझ गए। तो अपन भाग देंगे किससे, 7 8 2 2 8 7, इसलिए निकलवा रहा था मैं कैलकुलेटर गगन। अब ये कर लोगे टिप्स पे ऐसे, और फिर 100 कितने से गुणा करेंगे, परसेंट निकालना है तो इंटू 100। अब निकालो ये फिगर कितना आया, 8.03 आया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, बस है इसमें कुछ का लिस्ट दिख तो आया, और सर पता नहीं तो कैसे आई होगी, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए होंगे, इकोनॉमिस्ट, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर लग रहे हैं सर, करोड़ों में गणना हो रही है। अरे यार ये अपने बिल्कुल एक नॉर्मल फ़ोन के अंदर हुई है, और ये तो आपने मौके की बता दिया था गगन, बात तो इसकी थी सर, इसके लिए अपने कैलकुलेटर, कोई सुपर कंप्यूटर लगाया क्या, कोई टीम बनाई क्या, 10 स्टैटिक्स आएंगे सर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के 10 अधिकारी, तब निकलेगी ये ग्रोथ रेट, है कि नहीं है, ऐसे ये निकलती है। वैसे क्या देखा अपन ने सर, अपन ने पहले तो वृद्धि निकाल ली, वो क्या है सर, बड़े में से छोटा घटा दिया, तो सर देखो आपने बताया था कि वर्तमान वाली चीज़ बड़ी होती है, मतलब ये जीडीपी का आंकड़ा पिछले साल का है, ये अब इस साल का है, ठीक है। तो सर इस साल वाला बड़ा है, पिछले साल वाला कम है, तो आपने माइनस कर दिया, तो ये 62,828 आ गया। फिर आपने बताया था कि 7 बढ़ के 8 हुआ है, तो तुलना 7 से हो रही है सर, तुलना जिसे करते हैं वो डिनोमिनेटर में रख दिया हर में, और प्रतिशत का साइन लगाना, इसलिए गुणा कर दिया 100 से, सॉल्व किया तो सर ये आ गया 8.03%, है ना। यहाँ परसेंट लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये अपन को ये मान के चलना है कि देखो यहाँ लिखा हुआ ये प्रतिशत दिख रहा है, ये प्रतिशत में आंकड़ा है, ये इधर देखो ये लिखा हुआ परसेंटेज, मिटा दो इसको, ये देखो प्रतिशत,
खत्म। तो ये तो ऊपर वाला तो करोड़ों में था, क्या 8, 45, 115 करोड़, और ये तो आप सर देखोगे सर करोड़ करोड़ कहाँ गए, अरे करोड़ से करोड़ कट गया, ये करोड़ सीआर इसमें भी है। तो जैसे अपन ने ऊपर लिखा ना ये करोड़ और नीचे लिखा ये करोड़, तो करोड़ से तो करोड़ कट गया। अब ये मत समझो सर मैं इसके अंदर 8 जीरो लगाऊंगा, अरे फिर वो कट जाएंगे यार, 8 ऊपर भी लगाएगा तो 8 नीचे भी लगाएगा, समझ गए ऐसे, है ना। ऐसे हर आंकड़ा निकाल लोगे आप। तो जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था, तीसरी वीडियो मैंने बोला था प्यारे इसको समझ ले, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आएगा, ये अपन इंडस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, ये अपन आईआईपी पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसमें भी आएगा। तो समझ लो, रिवीजन कर लो, वीडियो वापस देख लेना, समझ गए। परसेंटेज में वही था सारा जो अभी अपन ने पढ़ा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आ गई अपने को चीज समझ में। अब नीचे वाला निकालो, ये निकालो एक बार खुद निकालो कैलकुलेटर में, करो कैलकुलेट, निकालो मोबाइल में, मनी में करो। फिगर इसमें नहीं दिख रही है तो अपने एक बार वो नोटबुक में देखो, वो प्रिंट में। पहले तो डिफरेंस निकालेंगे, हाँ निकालो एक बार, निकालो। पहले अपन ने देखो ये लिखा हुआ था, ये वर्तमान वाली है वही जहां से खत्म हुई वहां शुरू करे, 55, 28, 38, 5। इसमें से ये माइनस किया अपन ने 13, 57, 851। तो डिफरेंस कितना निर्मला, कितना आ रहा है डिफरेंस अमाउंट, यही आ रहा है। फिर अपन ने इसको भाग दिया किससे, इससे, तो कितना निकल के आया, ग्रोथ रेट कितनी आई, समझ गए, आ गई। कितना इतनी आ रही है, कितना नहीं आ रही, हाँ तो 55 कितनी आ रही है, 12.591 आ रही है, है ना 59 है। अब इसको देखो अपन राउंड ऑफ करते हैं, ये 9 है, 5 ज्यादा तो ये 6 हो जाएगा ऐसे, तो ये 12.6। हाँ तो उसके आगे क्या है, 55 से आगे क्या है, 9 है ना, तो 559 है। तो इस 9 के प्रभाव में ये 6 हो गया, इस 6 के प्रभाव में ये 5, 6 हो गया, ऐसे ये राउंड हो गए। तो 12.6 याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, है। इसको अपन ने देखो, आप सारे देख लो, ये डेसिमल से 1 डिजिट है, लेकिन ये डेसिमल से 2 डिजिट इसलिए रखा है कि 8.0 है ना, तो ये आप इसको 8 ही पढ़ दोगे, तो इसलिए इसको 2 डिजिट किया 8.03, इसलिए। बाकी तो सारी सिंगल डिजिट में याद रख लो, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट याद रखो सिर्फ, ये है। अगर ये भी अगर 2 डिजिट होता ना डेसिमल के बाद, मान लो 8.13 होता, तो उसको अपन 8.1 ही याद रखते, ये चीज है, समझ गए, सबकी निकल गई। अब ये तो ये हो गया, ये तो अपन ने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर निकाल ली, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में भी क्या है, लिखी हुई है ना, समझ गए। अब नीचे आओ, बिंदु संख्या 5 पे आओ। बिंदु संख्या 5 पे क्या लिखा हुआ, शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना, मतलब नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी लिख लो, पहले तो इंग्लिश में लिख लो, वहां पे एनएसडीपी, ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सर ग्रॉस से नेट आपने बताया था कम ही होगा, तो क्लास 8 बजे नहीं 7 बजे चालू हुई थी, 7:40 पे, ठीक है। तो ये 7:40 वो आ गया। अब इसकी निकालो वृद्धि दर कितनी है, खुद निकालो एक बार। इकोनॉमिक सर्वे में देखो आंकड़ा, मनी मन में करो, मनी मन के अंदर करो और विजय पाओ खुद पे ही, दूसरे पे नहीं पानी अपन को विजय। $8.09 है ना, वेरी गुड। डिफरेंस कितना आया निर्मला, 7:40 में से ये 6:85 माइनस किया, तो डिफरेंस कितना आया, सही आ रही है, ये आ गया 55,475 आ गया। इसमें अपन भाग देंगे किसका, 685 105 का,
भाग दो 55 475 में, भाग दो 685 105 का, डिवाइड करो, डबल 5475 डिफरेंस आया, डिवाइड किया 685105, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना है। तो क्या आंसर आया निर्मला? कितना आ रहा है मुझे भी बताओ। डिवाइड नहीं किया क्या अभी? इसको सॉल्व करो, देखो इधर ये गगन कितना आ रहा है, ये किया कैलकुलेशन, कितनी आई? कितना हो गया? करण हो गया, ये कितना आया? 8.09 8.09 आया ना। तो इस 9 के प्रभाव में आके अपने राउंड किया तो ये 0 कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब अगला डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो पहले वाला जो डिजिट है वो 1 ऊपर हो जाता है। राउंड ऑफ अपन करते हैं ऐसे। तो ये कितना हो गया निर्मला? आ गया 8.1, ऐसे 8.1 आ गया। तो ऐसे करके ये सारी वृद्धि दर लिखी हुई है आपके सामने, है ना। तो क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर को अगर कोई एक चीज़ पूछनी हो, ठीक है, इन सब रेट ग्रोथ रेट में सर कोई एक पूछनी हो, एक क्वेश्चन बनाना है, तो देखो सबसे हॉट जो इनके अंदर रेट है वो रेट ये है जो एग्जामिनर की पहली पसंद होती है, समझ गए? ये है। अब पहली पसंद तो वो पूछता है कि यार ये तो मैंने बहुत बार पूछ ली, अब मैं क्या पूछूं? तो सेकंड नंबर वरीयता पे आती है ये 12.6 कि वो पहले तो सर अपन ने बेस ईयर वाली पूछी थी, लेकिन वो सॉरी शुद्ध सकल पूछी, लेकिन वो स्थिर पे पूछ ली थी। बेस ईयर पे तो 8.03 है। फिर वो क्या करता है, पूछता सकल ही है लेकिन उसको प्रचलित दर पे पूछ ली, तो वो कितनी होगी? 12.56, ठीक है, 12.56 है ना। ये 5 लिखा हुआ है ना, 12.6। तो 56 जैसे अपन को ध्यान है कि वो सीना था वो कितने इंच का था? वो 56 इंच का सीना था, ठीक है। अपने जो है प्राइम मिनिस्टर, उनका वादा था ये कि मेरा वादा है हर किसान की छाती इतनी चौड़ी हो जाएगी 56 इंच की, तो वो 12.56 हो गया, ऐसे याद रह जाएगा। तो 56 से वो 6 हो जाएगा राउंड करने पे, समझ गए? फिर तीसरी बारी ये आती है इस वाली वृद्धि दर के ऊपर। तो देखो ये 8.1 है ना, ये 8.10 लिखा हुआ ही है ना, लेकिन डेसिमल के बाद कोई भी जीरो लगा रहता तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो अपन पढ़ते 8.1 ही है। तो देखो ये कैसे है, इधर देखो ये है 8.3 है ना, 8.03 है ना, ये 03, ये 10 हो गया, तो इसमें कितनी जुड़ी है? 0.07 इसके अंदर जुड़ी है, मतलब ये 7 अंक सरक गया है ये, समझ गए? तो +7 रखना है इसके अंदर, 7 अंक सरक गया। ये 12.6 थी, ये 12.7 होगी, तो ये +1 ही अंक की सरका। भाई अपन ने तुलना करी है, ये याद कैसे होंगे 8.1 और मतलब ये वाले याद कैसे होंगे दोनों? भाई ये तो आपने याद करा दिया सर 8.03 है ना, ये तो सबसे बेस है। देखो 8 लिखा अपन ने, देखो इधर 8 लिखा अपन ने, है ना, 0। अब इसी 8 के 2 टुकड़े कर दो सर, ये 2 टुकड़े किए तो अपन ने आधा 8 दिख रहा है इधर, ये इधर देखो ये आधा 8 है, ये 3 आधा 8 कैसे? इधर सर और जोड़ दो ना भाई, 8 है, 8 का आधा करो तो ये इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं बीच में इसके मैंने चीरा लगा दिया खट्ट, तो ये आधा 8 दिख रहा है, समझ गए? तो ये 8.0 ऐसे याद रहेगा, ये 8.03 है सर, ये एक तरह से 8 ही है ये, लेकिन अपन को सिर्फ इतना हिस्सा लिखना है 8.0। 8 बजे क्लास चालू हुई थी तो 8 का तो आपने है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे, समझ रहे हो? तो ये दोनों तरफ 8 आ गया, ये याद हो गई। नीचे वाला कैसे याद होगा? ये 56 इंच का सीना है सर, 12 लोगों का 56 इंच का सीना मोदी ने करने की बात अपने प्राइम मिनिस्टर ने करी थी, तो 8.03 याद रह गया और 12.56 याद है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे याद होंगी, है ना। इसमें तो ये तो बढ़ेगा 7 और ये बढ़ेगा 1, मतलब इससे कैसे? ये लिखा हुआ है 8.03 और ये जो 8.1 है ना, इसको ये 8.10 होता है, ठीक है। तो ये 3 बढ़ के 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो कितने अंक सरका? ये 0.07 लेकिन 7 याद रख लो, इसमें 0.7 जोड़ते ही है भाई। देखो 8 यहाँ आ रहा है, 8 यहाँ आ ही रहा है, लेकिन ये 0.03 और ये 0.10 है, तो कितना सरका? 0.07 सरका। तो 7 याद रख लो। 8 तो अपनी क्लास है, 8 बजे स्टार्ट होगी, दोनों जगह 8 है ना, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। मतलब इकाई का यहाँ पे यूनिट प्लेस जो देख रहे हैं दोनों का सेम है, तो ज़्यादा परेशान होने की तो वैसी बात नहीं है। 8 का 8 है, 12 का 12 है, क्या डिफरेंस है मुझे बताओ?
बट डेसिमल प्लेस पे तो डिफरेंस है, तो इधर यहाँ इसको अपन को +7 है, यहाँ +1 है, खत्म, याद होगी अपने आप ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसको याद रखो, जैसे आप एग्जाम में धीरे धीरे बिल्कुल मतलब इसको अपन जैसे कह रहे हैं कि क्रूर हुए जा रहे हैं, और पूछो, ये तो हर कोई पढ़ा देता है, ये तो रट जाती है 8.03 तो है। उससे तो ये पूछो कि जो शुद्ध है ना, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष पे स्थिर मूल्यों पे जीडीपी की उसकी वृद्धि दर बताओ। मतलब क्या पूछा उसने, एनडीपी समझ गए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट बेस प्राइस बताओ कि ग्रोथ रेट कितनी है। तो आपने को ध्यान है सर, क्लास तो 8 बजे स्टार्ट हुई थी, है ना, लेकिन सर ये ऊपर वाली नहीं पूछा, उसने 5वें नंबर वाले की ग्रोथ रेट पूछा। इनको बिल्कुल इमेज के रूप में सेट हो जानी चाहिए कि ये फिगर इकोनॉमिक सर्वे के टेबल में कहाँ लिखी हुई थी। सर उसने नीचे वाला पूछा, शुद्ध वाला, तो अच्छा ऊपर वाला तो 8.03 था, उससे 7 बढ़ा देना है, तो वो हो जाएगा 8.10, है ना, तो ये हो जाएगा 8.10 हो जाएगा। तो अपन ने बता दिया उसको 8.10 हो गया, लेकिन उसमें वृद्धि दर पूछ रहा है यार, ये तो ग्रोथ रेट पूछा है, मतलब ये पूछ रहे तो 8.10 आ गया, लेकिन ग्रोथ रेट पूछ रहा है ना, ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट इतनी आ गई, वैसे ग्रोथ रेट ही पूछ रहा है, तो ये 8.10 आ गई। समझ रहे ना, उसने वो आंकड़ा नहीं पूछा है एग्जैक्ट था कितना, वो तो 740 580 है, उसने पूछा है ग्रोथ रेट कितनी है। तो ऊपर वाली ग्रोथ रेट तो मेरे को ध्यान थी 8.03 और नीचे वाली 8.10। सर ने याद कैसे कराई थी, 8 का तो 8 रहेगा, इकाई में चेंज नहीं है, और वहाँ आगे 0.07 जोड़ देना है, तो वो 0.3 था, 0.7 जोड़ा, 0.7 जोड़ा तो वो 0.3 10 हो गया, तो 8.10 आ गया। 12 लोगों का सीना ऊपर था, 12 का नीचे था, लेकिन एक और जुड़ गया उसमें आदमी, 56 इंच का जो सीना था वो 6 का, ये 7 हो गया। समझ गए, ऐसे ही है ना। तो ये वो एक्सेल में कैलकुलेशन की हुई है, उसका ये स्निप है, तो ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं। फिर एक नीचे वाला आंकड़ा मैंने आपको याद कराया था पर कैपिटा इनकम का, ठीक है ना, वो निकलती कैसे है। अभी एक बार ग्रोथ रेट देख लो, फिर मैं इसको निकालना बता देता हूँ। ये तो ग्रोथ रेट वाली टेबल है ना, फिर पर कैपिटा इनकम निकालना और अभी अपन देख लेंगे। एक बार ग्रोथ रेट देख लो पहले कैसे है। तो देखो अभी पर कैपिटा इनकम ये वाला आंकड़ा मैंने आपको याद कराया था, कैसे कराया था कि 90 और 30 है ना, 30 का 3 गुना हो गया 90, और बीच में एक अपन को बिलियन बैठाना है, तो यहाँ कौन सा बैठेगा, 8 90 830, मतलब 9 के बराबर 8। और जैसे मैंने बताया था ये 9, ये यूनिट प्लेस कैसे याद रहेगा कि हर व्यक्ति को 90,000 मिले। पर कैपिटा इनकम का ये होता है प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय। इसके अंदर ये पर सी तो ना, ये कैपिटा होता है, ये कैपिटा, CAPIT, ये कैपिटा, ठीक है। पर का तो मतलब हो गया प्रति, है ना, कैपिटा को अपन ने लिखा हुआ है व्यक्ति, और इनकम जो होता है वो आय होता ही है। तो पर कैपिटा इनकम को अपन बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो मतलब कैपिटा का मतलब क्या होता है, आय होता है। ये कैपिटल नहीं है वर्किंग कैपिटल, जैसे अपन देखें ये कैपिटा है। तो कैपिटा का मतलब क्या होता है, कैपिटा का मतलब होता है सिर, जिसको अपन बोलते हैं ना सिर। ये जैसे आपने देखा ये अपने एक सजा होती है जिसको मध्यकालीन सजा बोलते हैं, क्या है, फांसी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, है ना। वो तो होता ही है, तो है कि हैंग टिल डेथ, वो तो ऑर्डर में लिखते हैं अपने जज साहब, लेकिन इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट आप कहीं सोचो कि सर क्या ये वो राजधानी में दी जाएगी क्या, जो कैपिटल है दिल्ली, या इसके अंदर कुछ फाइन लगा दिया जाता है, जैसे अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, कुछ फाइन लगा दें, तो ये नहीं, ये क्या है, ये कैपिटल पनिशमेंट। कहने मतलब कि इस पनिशमेंट के अंदर जो आपका कैपिटा है ना, मतलब जो सर जो है वो धड़ से अलग किया जाता है, ठीक है। उसमें जैसे ऑर्डर में लिखा हो ना हैंग टिल डेथ, कि जैसे पहले सर को धड़ से अलग कर दिया और फिर देखो कि हाँ भाई कि नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही, समझ गए। तो ये वो पनिशमेंट है जिसमें आपका कैपिटा क्या है, कैपिटा मतलब सर, धड़ से अलग किया जाएगा। तो इसलिए अपन सिर को क्या बोलते हैं, कैपिटा। तो यहाँ पे अपन ने प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति के एक ही तो सिर होते हैं, तो मतलब पर हेड, मतलब आपको जैसे गिनना है कि भाई कितने व्यक्ति हैं, तो आप हेड्स काउंट कर लो, समझ लो। तो व्यक्ति को यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कैपिटा बोला गया है, पर कैपिटा। तो हर व्यक्ति के पास कितने पैसे आए, 90,000। कहने का मतलब ये जो अपनी आई थी ना, क्या क्लास 8 बजे चालू हुई थी, वही 8:45 115, उसमें अपन मिड ईयर पॉपुलेशन का भाग दें तो हर व्यक्ति के पास 90,831 रुपये आएंगे। अभी अपन निकालेंगे 90,000 आएगा कैसे, अभी बार यहाँ टेबल खुली हुई है, तो ग्रोथ रेट निकाल लो पहले। तो देखो ग्रोथ रेट निकालो इसकी, कि कोई चीज़ 84 थी, 84,000 थी, वो 90,000 हो गई, तो बढ़ी कितनी, पहले तो वो निकालो, कैलकुलेट करो एक बार, मोबाइल में करो, निकालो कितनी आई, मोबाइल में करो,
करो सब, मैं एक बार देखता हूँ मोबाइल में, करो चेक करो, मोबाइल में कैलकुलेशन खोल के रखो, फिर मेरे को मोबाइल में दिखाना कैलकुलेशन। निर्मला करके दिखाओ, ये 90,831 हो गई। अब इसमें परसेंटेज निकालो। वेरी गुड, दिखाओगे? वेरी गुड, वेरी गुड, दिखाओगे ना? हाँ वेरी गुड। हाँ अब इसको डिवाइड करो निर्मला, ये तो आ गया ना, यहाँ तक तो आ गई। अब यहाँ डिवाइड करो, भाग दो इसमें, इसका भाग दो 84,935 का। अब गुणा 100 करो, गलत कर दिया वो। यहाँ तक आ गया तो 5.96 अपन में भाग दिया है इसमें, किसका? 84,935 का। 84935 इतना आया, इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 6.9। ये आ गए 6.9, ऐसे समझ गए? ऐसे ही निकलेगी। ये कैसे निकलेगी? पहले 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो वो 17 आएगा, है ना, मतलब 167 को 150 से माइनस किया, फिर इस 17 311 में भाग देंगे अपन 150 635, क्योंकि भाग हमेशा उससे देते हैं जिससे तुलना होती है, जो चीज़ बढ़ी है। तो सर ये बढ़ के ये हुई है तो इससे भाग अपन बेस में ये है, बेस ये, फिर ये आएगा 11.5। ये प्रचलित मूल्यों पे वृद्धि दर है पर कैपिटा इनकम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, पर कैपिटा इनकम में क्या है, ज़्यादातर ये आंकड़ा पूछा जाता है 90,831 कि पर कैपिटा इनकम राजस्थान की कितनी है, जो मैंने आपको याद कराई थी 30, 90 और 20 में 8, तो 90,830 उसको बोलेंगे। एक से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वृद्धि दर अपन मान लो पूछ ले पर कैपिटा इनकम में वृद्धि दर कितनी है, तो वृद्धि दर इतनी 6.9, ठीक है। अपन जैसे देखते हैं ये 6 और 9, ये 6 और 9, ये सिर एक कैपिटल, एक सिर तो नीचे है और एक सिर ऊपर है, बोलते ना अपन पर कैपिटा इनकम, 2 सिर देख लिया ना। ये तो व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ था और ये क्या कर रहा था, ये उल्टा नहीं खड़ा हुआ है, ये शीर्षासन कर रहा है। लटकाओ मत बेचारे को, योग दिवस है, योग कराओ, है ना। ये एक कैपिटा ये रहा, एक ये रहा, बस हो गई। और ये बीच में डेसिमल, सिर हो गए दोनों, बिल्कुल। कैपिटा से सिर आ गया ना, एक का सिर नीचे है, एक का सिर ऊपर है। अपन पनिशमेंट नहीं देंगे, अपन तो आसन करवाएंगे। 2 सिर बन रहे हैं ना, पर कैपिटा इनकम हो गई। पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट है ये। और मैंने बोला कि हर व्यक्ति को यार 90,831 रुपये मिलेंगे। सर क्यों मजाक कर रहे हो, ये नहीं मिलेंगे। नो सर, नो, ये पॉसिबल नहीं है। नो सर, नो सर, नो सर। अरे यस सर, मिल गए, अर्थशास्त्री कह रहे हैं, समझ गए। तो 90,831, ठीक है, ऐसे। तो ये चारों फिगर्स हैं, मतलब तीनों फिगर्स हैं जो अपन को ऐसे अंकों में याद रखनी। पहले तो ये वाला अंक याद रखना अपन को, ये सारी मैंने याद ही कराई है ना, ये याद ही कराई है। अभी तो 115 बार रिवीजन करना है, एक ही बार हुआ है। फिर ये ग्रोथ रेट, ये उन चारों की यही है। देखो इकोनॉमिक सर्वे वाले टेबल में देखो, ये तो आइटम नंबर 1 है, ठीक है, आइटम नंबर 1 की लिखी हुई है। ये आइटम नंबर कौन सा है गगन, और ये 1, 5 और 6 की अपन ने तुलना करिए। अब आप बोलोगे सर 1, 5 और 6 में 1.5 घंटा तो कल था, 33 मिनट आज हो गई, तो ये तो हो गया 2 घंटे हो गया हमारा तो कल्याण हो ही गया कल्याण। और क्या, रटाने में तो बहुत आसान थे, 2 मिनट का खेल नहीं है ये कि देख लो या क्या 8, 45, 115 ये है, 115 ये है, और वृद्धि दर 8.03 जो आपको याद रखना है। चलो आगे चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर। फिर वाह गुरुजी तो बहुत अच्छे 2 मिनट में बता दिया है। और वो गुरुजी ने बताया देखो ये टेबल है ना बहुत टिपिकल है, इसमें सुपर कंप्यूटर लगता है, ये समझ में नहीं आती है, ये करोड़ों में गणना है, कितने दबाओगे ठक 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 करोड़, तुम्हारा कैलकुलेटर ही नहीं चलेगा इतना। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो जो जितना डराता है ना वो दुनिया के लिए उतना अच्छा होता है, और जो इजी कर देते हैं वो कौन होते हैं, आओ देख लो कौन होते हैं। तो कुछ नहीं होता। चलो
अपन पढ़ रहे थे ये लो, तो ऐसे क्या है, ये चीज़ इजी हो जाएगी ना, तो आपको क्या डर लगना खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट ये था इकोनॉमिक सर्वे, इतनी बड़ी टेबल, जो डरते हैं ना उनके, ये इस टेबल से डर लगता है उनको। और ये नहीं यार, अब आप देखो जैसे इंस्टीट्यूट वाला कोई छापेगा ना, तो ये टेबल ही नहीं होती उसमें, ये उड़ा देते हैं, चैप्टर नंबर 1 से चालू करते हैं सीधा ही, क्योंकि जिसने वो छापी है ना उसे खुद बेचारे को डर लगता है। स्टूडेंट पूछ लेगा सर वो कैसे आ रहा है, बताओ तो सही, वो टेबल तो याद करा दो। अरे यार देख, वो काम की होती तो मैं किताब में छाप देता, काम की नहीं है बुद्धू। वो पेज नंबर 1 देख कहाँ से चालू हो रहा है, वहाँ तो रोमन नंबर पढ़े हुए थे, वो पढ़ता है किसी किताब में तो आज तक पढ़े नहीं गुरुजी, इसमें भी नहीं पढ़ने, समझ रहे हो अपन को, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया। अब से देखो, अपन देखो बिंदु संख्या 1 समझ गए, बिंदु संख्या 2 समझ गए। अभी जो एक्सेल में अपन ने दिखाई बिंदु संख्या ग्रोथ रेट 2 दिखाई ना, अभी आओ 3 छोड़ नहीं रहे हैं, अभी आएंगे, जय श्री राम करेंगे अभी। अब बिंदु संख्या 5 देख लिया, बिंदु संख्या 6 देख लिया, इस वाले में तो बिंदु संख्या 6 ही है ना अभी, है ना, अभी पिक्चर भी बाकी है यार, शक्तिमान अभी अभी आगे है, टेंशन मत करो, सब आएगा। तो सर 1 देख लिया, बिंदु संख्या 2 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया, बच गए कौन से, 3 और 4 बच गए। लेकिन इतना तो अपन ने कर ही लिया, 6 में से 4 कर लिए, क्या 6 में से 4 कर लिए अपन ने, ठीक है। वृद्धि दर देखो अपनी कितनी अच्छी है, 2 में से 2/4 गुणा 100, 1/50%, 50% अपनी ग्रोथ रेट है, कवर कर लिया जो नहीं वो। तो अब अपन आ गए कि सर 2 ही चीज बची हैं, तो पहले भगवान का शुक्रिया अदा तो कर लो कि सर वो चीज समझ में आ गई हमें, ग्रोथ समझ में आ गया, नेट समझ में आ गया, स्थिर समझ में आ गया, प्रचलित समझ में आ गया, और सर सबसे बड़ी चीज तो वृद्धि दर निकालनी समझ में आ गई। तो अपन अब खुशी से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्या जय श्री राम नहीं बोलना, क्या बोलना है, जय सिया राम। शर्मा तो क्यों, मन ही मन में तो बोल लो यार, ऐसे क्या करते हो, मेरी जय थोड़ी बुलवा रहा हूँ, किसकी बुला रहा हूं मैं तो, जय सिया राम। क्या बोलना है, सिया, क्या श्री नहीं, सिया, क्या बोलोगे, सिया बोलेंगे। सर क्या कह रहे हो, सरक गए क्या, सर के नहीं है, क्या है ये सिया है। ऐसे क्या है, ऐसे प्यारे बच्चों सर्विस सेक्टर है, आई से क्या है, इंडस्ट्री है, उद्योग, और ए से क्या है, एग्रीकल्चर है। अब तो बोल लो, ये क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि जो आपके अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनको क्रम में जचाओ कि सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, फिर कम किसका है और फिर किसका है। तो फिर तो अभी भी नहीं बोलोगे तो, लेकिन वहां तो बोलना ही पड़ेगा, जय सिया राम। सिया है SIA, ऐसी सर्विस सेक्टर, IA इज इंडस्ट्री और A इज एग्रीकल्चर। हिंदी में बोलेंगे तो सेवा हो गई, उद्योग हो गया, कृषि हो गया। ये इनके क्रम से है कि इनका अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, ठीक है। ऐसे अब इसको देखो, इसको देखो, जैसे क्या है, ये अपना योगदान लिखा हुआ है, जो पहले देखो यहाँ देखो 3 क्षेत्र लिखे हुए हैं, क्षेत्रवार। अभी ये मूल्यवर्धन क्या है, ये अपन आएंगे अभी, है ना। अभी चीज को समझो क्या है, सकल राज्य, अभी तक अपन पढ़ते थे घरेलू उत्पाद, है ना, सकल राज्य के आगे लिखा था सर घरेलू उत्पाद, है ना, लिखा रहता था, लेकिन यहाँ सर लिखा हुआ मूल्यवर्धन, अभी उस पर आएंगे मूल्यवर्धन क्या है। लेकिन फिर आगे लिखा हुआ है स्थिर, स्थिर वही है, आधार स्तंभ, छत को टिकाना तो 2 कॉलम लगा दिए अपन ने, आधार स्तंभ 2011 है ना, ये याद करने का तरीका मैंने बताया, 2 पिलर हो गए कि नहीं हो गए अपने पास, कॉलम ऐसे, आधार वर्ष 2011 के मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, क्षेत्र सेक्टर वाइज। तो मुझे बताओ इकोनॉमिक्स के अंदर, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर इकोनॉमिक अर्थशास्त्र जो कितने क्षेत्र बताता है, 3 बताता है ना। मन से मत लगा देना कि सर मैं मेरा घर भी जोड़ूंगा इसके अंदर, आ गया वो। जैसे अपन देखेंगे कृषि है तो कृषि, उद्योग है तो उद्योग, जैसे अगर लेबर का घर है तो ये, और एग्रीकल्चर लेबरिस्ट का घर है तो एग्रीकल्चर में आ गया, इंडस्ट्रियल लेबर है, प्रोफेशनल इसमें आ गया, और जो प्रोफेशनल है फाइनेंस वगैरह उसके बाद इसमें आ गया, सब घर आ गए इसमें। तो कितने तरह के सेक्टर होते हैं, और 3 कौन से, जय सिया राम, पहली बात तो ये। अब क्या देखो यहाँ पे तो सेक्टर्स लिखे हुए हैं, पहले एग्रीकल्चर लिखा हुआ, फिर उद्योग लिखा हुआ, फिर सर्विस लिखा हुआ है ना, ये इसी क्रम में लिखे जाते हैं, है ना। ये क्रम यही चलता है, उनका योगदान जो है वो ऊपर नीचे करेगा इनको, है ना। अभी आप जैसे देखोगे तो कैसे लिखा हुआ है, ये एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, ये इंडस्ट्री लिखा हुआ है, ये सर्विस लिखा हुआ है ना। ये तो ऑल इंडिया सर्विस लिखा हुआ है, AIS, है ना। अब जैसे आपने बोला सर आपने तो जय श्री राम याद करा, जय सिया राम याद करा दिया,
तो वो देखेंगे अभी वो जय श्री राम कब बोलना है, जय श्री राम कब बोलना है अपन को। तो जैसे आप लिखोगे ना अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र, उसमें तो ये ऑल इंडिया सर्विस लिखते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, समझ गए। अब अपन देखते हैं कि इनका योगदान है, मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, कितना कितना योगदान ये दे रहे हैं, योगदान लिखा हुआ है ना। अब देखो कृषि का कितना है, यहाँ लिखा हुआ है कितना है 26.21, तो उसको मोटा मोटा याद रख लो 26, भाई 0.21 से 6 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो 26 का 26 ही रहेगा। फिर अपने देख लो उद्योग का कितना है कि 29.8, अब ये 0.8 है तो सर ये 9 पे असर डालेगा, 9 को 10 करेगा, तो अपन ने इसको 30 कर दिया, ठीक है ना। इसमें परसेंटेज वाला याद रखने की जरूरत नहीं, ये जो क्रम जो आता है ये क्रम पूछता है इन क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। फिर तीसरा अपन सेवा देखते हैं, तो 43.95, 9 का हो गया 4, तो 9 से 4 होने 43 का हो गया 4, तो 43 बन गया 44, ये आ गया, ये तीनों का योगदान आ गया 26, 30 और 44। अब क्वेश्चन ये आता है, वो आपसे योगदान नहीं पूछेगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं उनको जीडीपी में उनके योगदान के अनुसार क्रम में जचाओ। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है 44 है, फिर किसका है, फिर किसका है एग्रीकल्चर का, सबसे ज्यादा किसका है, फिर तो हो गया ना जय सिया राम, ये है वो जय सिया राम जो क्वेश्चन आएगा, समझ गए ये। और क्रम में तो अपन लिखेंगे तो ऑल इंडिया सर्विस आता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सेक्टर, सर्विस सेक्टर, समझ गए इतनी चीज। सर ये तो देखो जय सिया राम तो समझ में आ रहा है, ऐसे क्या कर रहे हो, रोज अभी क्लास में आते समय बोल के आया था जय सिया राम, जो समझाए समझ में आ जाए, समझ में आ रहा है, अभी और आएगा, है कि नहीं। अब जैसे सवाल ये आता है कि सर है ना इनकी है ना सर क्रम तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर वो परसेंटेज वाला थोड़ा सा और याद करा दो ना, है ना, बहुत ज़्यादा कांटे चुभ रहे हैं। कल भी देख रहा था तो नींद नहीं आ रही थी, ऊपर में तो आने लग गई 1, 2 और 5, 6 में, तो 3, 4 में नींद नहीं आ रही थी सर, याद ही नहीं होते हैं। अरे होंगे लाला, टाइम दो। तो देखो गिनती जानते हैं अपन सभी, क्या 2, फिर कितना आएगा 3 और फिर 4। कोई नई गिनती नहीं लिखी सुपर कंप्यूटर वाली, वही मैंने तो वो किस में, ये तो पहले से पहले पढ़ा देते हैं आजकल, तो किस में केजी में पढ़ा देते हैं 1 2 3, तो 1 नहीं है 2 3 4 ही है, तो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और टोटल अपन को 10 करना है, टोटल क्या है ये अब दूसरे अंक पे आ रहे हैं, टोटल 10 होएगा, ठीक है 10 होएगा, तो ऊपर वाले को 6 और नीचे वाले को 4, तो 10 तो हो गया टोटल। फिर बीच वाले को क्या मिला, लड्डू, ये आ गया लड्डू, समझ रहे हो ना। मैंने 2 3 4 लिखा, वापस समझो शक्तिमान, नाराज मत हो, 2 3 4 समझ गए। अब टोटल 10 करना है, ऊपर वाले को 6 दे दो, नीचे वाले को जो बचा वो दे दो, 4 उसके पास थे 4 और दे दो। सर मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अरे बचा है तेरे लिए यार, लड्डू खा 15 अगस्त के, मस्त रहे, हो गया, वैसे ये बन गया। तो कई बार सर इतना ईजी था, मेरे तो समझ में आया ही नहीं, आप सही नहीं समझा रहे, मजा नहीं आया। तो यार यहाँ देख लेना 26 ले, 30 ले, 44 ले, अरे सर ये भी आ गया, तो आ गया है, तो सर मैं फालतू परेशान हो रहा था, ये फैक्ट है। अपन क्या करते हैं, अपन ने इसको यूं देखा और ये बाप रे बाप ये कैसे याद होगा, अपन ने इसके पास जाके नहीं देखा, अच्छा 26 है, 30 है, 44 है, यही है, अच्छा अब साइड में आ जा, साइड में मतलब जैसे बोलते हैं पुलिस वाला गाड़ी रोकता, भैया साइड में लगो, तुमसे क्या करनी है, थोड़ी बात करनी है, तो बात करेंगे तभी तो बात बनेगी। यूं देख लिया तो इसने भी तुमको देख लिया, मैंने भी तुमको देख लिया, चलो हो जाओ साइड में। अब बात करनी तो भैया साइड में आओ, बात करी 2 3 4, ठीक है सर समझ में आ गया। 10 सर ना इसको दे दो, इसको दे दो, अरे सर ये तो याद हो गया, अरे यही तो बस खत्म। फुर्सत से देखो, जो अपने पास है ही नहीं, सब कुछ है सर, बस क्या नहीं है, फुर्सत नहीं है सर, ये कर लूँ, उसको पढ़ लूँ, उसको पढ़ लूँ, ये वीडियो देख लिया, वो देख लिया, वो उसके ले आओ, फूल पत्ती ले आओ, कैक्टस ले आओ, ये ले आओ, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि यार ये है क्या, इसके अंदर एक पैटर्न बना हुआ है, बगैर पैटर्न के तो बंसी वाले ने दुनिया ही नहीं बनाई, बस उस पैटर्न को ढूंढना है आपको। ऐसी कोई चीज़ है कि जिसमें पैटर्न नहीं हो, हर चीज़ में सुर है, हर चीज़ में लय है, हर चीज़ में ताल है, लेकिन अपन इतने बेरस हुए हैं कि ना सुर समझ में न आता, ना ताल समझ में आती, ना कोई उसमें पैटर्न है वो समझ में आता। अब बारिश भी हो रही है तो कितना अच्छा सुर है, छन 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 छन,
लेकिन बारिश सुनी नहीं, अपन ने तो आईपॉड लगा लिया और बस। अरे देख नज़ारे तो देख यार, कितने सुंदर नज़ारे हैं देख। अब है क्या इसमें कुछ का लिस्ट? कुछ नहीं है, बस सारा गेम ये इसी चीज़ का है। अभी अपन ने क्षेत्र पढ़े, अब क्षेत्र में जैसे आपको याद हो गया ना, कैसे ही घुमा दो तुम इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने सिया बताया, जैसे आराम पढ़ना है ऐसा ही है, ये बताया मैंने, ये बताया ना। अब देखो उल्टी लिख दो कितनी, 4 फिर 3 और फिर 2, समझ गए? तो अब उसको 10 करना है, ये वाला अब जो ये तो अपने टेंस प्लेस पे लिखा है, जो यूनिट प्लेस है उसको 10 करना है। तो अपन को ध्यान था जिसके पास 4 है ना उसको तो 4 लड्डू पहले दे दो, फिर 2 में बटने तो इसको 6 दे दिए थे अपन ने, और बीच वाले को क्या देना है अपन को, 15 गज के लड्डू देने। तो अब ये सिया में बन गया, सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। ये कब काम आता है? ये जब अपन ऐसे लिखेंगे ना कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है ना। अब आप जैसे ये तो लिख दोगे राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है ना, उसकी इतनी मतलब जनसंख्या कृषि पर डिपेंड करती है, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। अरे बुद्धू महत्वपूर्ण नहीं है, कितना है, केवल कितना है, 26%। तो आप ये लिखोगे ना कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक रूप से कम योगदान है, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कितना, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 26% अनुमान योगदान है। ये समझ गए? अब देखो ये तो है तो जो है, लेकिन अभी अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना तो आपको एक विरोधाभास समझ में आएगा बहुत बड़ा। क्या? अभी देखो अपन इसी आराम पढ़ा ना, 44 पढ़ा, 30 पढ़ा और 26 पढ़ा। ये एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रहा है राजस्थान की, समझ गए? और अभी अपन थोड़ी देर बाद एक बहुत ही भयानक आंकड़ा पढ़ेंगे। ये जो 26% है ना, इसमें पॉपुलेशन कितनी लगी हुई है राजस्थान की, 75%। मतलब 75% लोग काम करके कितनी आय जनरेट कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, करीबन 25% मान लो। मतलब ये 75% लोग लगे हुए 3/4, जो कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ 1.4% का योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि बेरोजगारी क्यों ज़्यादा है, कि बेरोजगारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 75% पॉपुलेशन जो है ये राजस्थान की और इंडिया की दोनों फैक्ट है, यही चीज़ वो किस में अंगेज है, वो पॉपुलेशन में अंगेज है। और सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान कौन दे रहा है, सर्विस सेक्टर। इसमें जो पॉपुलेशन अंगेज है वो मुश्किल से 3% है। अब आप देख लो 3% जनसंख्या सर्विस सेक्टर में, मतलब आपके अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान दे रही है करीबन 50% का। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि तो हो ही रही है, अभी अपन ने देखा है सर 8.03% ग्रोथ रेट है, समझ रहे हो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है, सिया में सबसे ज्यादा कौन है, सिया है, वो योगदान वो दे रहा है ना। ये तो जीडीपी की बात है, और उसमें पॉपुलेशन कितनी डिपेंड है, कितनी पॉपुलेशन दे रही है, केवल 3%। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, जो क्वेश्चन आता है, वृद्धि तो है लेकिन कैसे, रोजगार क्या विहीन, रोजगार विहीन वृद्धि। कैसी वृद्धि, इसको भी बोलते हैं अपन क्या, ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट। चीज समझ रहे हो ना क्या बताया मैंने, रोजगार विहीन वृद्धि, ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन आता है, आइए इसमें 3 बार आया है क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे की भिड़ते लाइन थी इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की तीनों साल, जब 2014 में इलेक्शन हुए थे, पॉलिसी पैरालिसिस हो रही है, इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स ग्रोथ बट विदाउट एम्प्लॉयमेंट। मतलब भारत में विकास हो रहा है लेकिन रोजगार विहीन विकास है वो। तो रोजगार तो मिल ही रहा, मतलब विकास तो हो ही रहा है ना, क्योंकि सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। अभी अपन ने देखा 8.03 ग्रोथ रेट आ रही है, इंडिया की भी आ रही ग्रोथ रेट, ठीक है, वो 8% के लगभग, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर सर्विस सेक्टर में योगदान सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसमें पॉपुलेशन कितनी डिपेंड है, कितनी पॉपुलेशन एंगेज है उसमें, 3%। और ये लोग कौन होते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे आपको देखना हो, जैसे अपन देखते हैं सर्विस सेक्टर में पहले तो आता क्या है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं, है ना, जैसे अपन बैंक्स वगैरह लोन में जैसे देख रहे हो, तो वो कौन होते हैं, जैसे अपन जैसे देखते हैं बैंक पीओ होते हैं, ठीक है, बैंक पीओ, एमबीए होते हैं वो, ठीक है। फिर सर्विस सेक्टर के अंदर आईटी सेक्टर आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर आते हैं, ठीक है, तो वो कौन होते हैं, वो या तो वो आईआईटी से निकले हुए हैं या वो किसी एनआईटी से निकले हुए हैं, ठीक है। वो अगर अपन ने आपने आरएसआईसीटी का कोर्स कर रखा है ना, वो किसी काम का नहीं है, वो जीरो है, समझ गए। आपने आईआईटी अपन ने कर रखी है तो वो किसी काम की नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि क्या आईटीआई आपने कर रखा है, तो दोनों ही अलग अलग होता है। एक तो आईआईटी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एमआईटी मैसेच्यूसेट्स के तरफ से बने, जो अभी करीबन 13 के लगभग अपने,
और एक होता है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। जैसे इसमें तो 12th पास भी एडमिशन ले सकता है और छोटा मोटा काम सिखा देते हैं। और ये तो अपना जो IIT JEE से एग्जाम होता है ये हुआ, तो IIT अलग है, ITI अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर ये ITN इन्वॉल्व हैं 3% में, और जबकि ITI वाले की तो मार्केटेबिलिटी नहीं होती बेचारे की, समझो, उसको छोटा मोटा काम सिखा दिया। अब जब वो मार्केट में जाता है तो बोलता है कि तुम्हारी तो स्किल ही नहीं है, जो अगला नियुक्ता जो होता है तुम्हारी स्किल डिमांड की नहीं है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि अपना जो स्किल डेवलपमेंट जो है ना, धीरे धीरे अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो इसके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, जिसको अपन जैसे बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या अर्बन लाइवलीहुड मिशन या स्किल डेवलपमेंट मिशन जो बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट मिशन SDM, ये सब फेल हो रहे हैं इंडिया के अंदर। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या, आप स्किल डाल रहे हो जिससे वो सर्विस सेक्टर के लायक बने, लेकिन स्किल तो डाल दी, लेकिन वो मार्केटेबिलिटी नहीं है उसकी। आपने उसको कंप्यूटर का डिप्लोमा दे दिया RSCIT का, वो चला गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मुझे नौकरी दो, उस बार कोडिंग करके दिखा, नॉर्मल एक पाइथन के अंदर 2+2 4 करने हैं, ये 2 डिजिट्स लो यूजर से, उसका प्लस हो क्या है, मुझे तो ये दिखा दो। है कोडिंग तो मैंने सुनी ही नहीं, मुझे तो ये बताया एक्सेल में कैसे करेंगे। चलो एक छोटा सा वेब पेज है HTML में बनाना, और ये बस ऊपर क्लिक करते ही हेलो वर्ल्ड आ जाए, सबसे बेस्ट प्रोग्राम वही होता है। अब सर मेरे को तो ये बताया कि जैसे गूगल में कोई पेज कैसे खोलना है, फेसबुक कैसे खोलनी है, ये बताइए मेरे को। तो ये नहीं सिखाया कि ये वेब पेज बनाओ, उसमें यूजर नेम पासवर्ड आया और वो डेटाबेस से चेक हो, ये नहीं बताया। तो मार्केटेबिलिटी 0 है। इस सर्टिफिकेट का कुछ नहीं है काम का, ये लो जाओ तुम्हारे सर्टिफिकेट, ये इसलिए फेल हो रहा है स्किल डेवलपमेंट, है ना। तो ये मेंस वाले क्वेश्चन अपन को ध्यान होने चाहिए। मतलब 44, 30 और 26, इस 26 को 75% जनसंख्या चला रही है, इस 44 को ओनली 3% जनसंख्या चला रही है। ये विरोधाभास है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में और किसकी, भारत की अर्थव्यवस्था। रोजगार विहीन विकास, इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है ना। अब जैसे सिंगापुर है, अब सिंगापुर में जैसे जाओ, सिंगापुर में ये उल्टा है, सिंगापुर में ये करीबन है 92% पॉपुलेशन इसमें एंगेज है और 8% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज है। क्यों, एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। सिंगापुर तो खुद ही एक द्वीपीय देश है, छोटा सा है कि नहीं है, उसके बाद भूमि है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो स्किल पे जा सकता हूँ। कल मोदी गए थे, देखा था, तो वो फोटो आई है, क्या देख रहे हैं मोदी ऐसे, हाथ में क्या है, सेमीकंडक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जैसे आने वाली, जैसे ये AI वगैरह सब डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर पे, है ना। नहीं तो वो AI किसी काम की नहीं है। जो अपन बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो सब चलती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे, है कि नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के अंदर। तो वही है ना, मतलब 22वीं शताब्दी उसी की होगी जो सेमीकंडक्टर्स पर ग्रो करेगा। और अपने यहाँ तो इतना बड़ा प्लांट लगा ही नहीं जो सिंगापुर में, तो फुल फ्लैज चल रहा है। कारण ये है, कहते हैं हाँ, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जैसे एक बार स्किल, है ना, लोगों में स्किल आए, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए आपको सिलिकॉन चाहिए, हम ला के दे देंगे, अपने थोरियम है, नो डाउट केरला मनोजानी साइड के अंदर खूब मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है वो ह्यूमन रिसोर्स कहाँ है तुम्हारे पास। आप ट्रेन तो करो, आप जो IIT का डिप्लोमा दे रहे हो वो किसी काम का नहीं है, ये चीज़ है ना। तो इसमें जैसे अपन थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कि ये चीज़ गड़बड़ कहाँ हो रही है ना। तो गड़बड़ कुछ नियत में ही गड़बड़ है, समझ रहे हो। चीन के अंदर ये होता है, किसी को मछली देने से अच्छा उसको मछली पकड़ना सिखाओ आप। और यहाँ क्या है, थोड़ा सा उसको बस समझा दो, कर दो, ज़्यादा होशियार मत बना, क्योंकि वो वोट लेने जाएगा ना, फिर वही तेरे से सवाल पूछेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया। पिछली बार वोट दिया था ना तुमको, है, ज़्यादा पढ़ लिख गए, अब पूछ रहे हो कि मेरे वोट का क्या हुआ। तो ज़्यादा मत ज्ञान दो, थोड़ा थोड़ा दे दो बस, ठीक है यार। वो UNO में जाएंगे तो वो पूछेंगे वहाँ क्या क्या किया तुमने रोजगार के लिए। UNO में जा रहा हूँ ना भाषण देने, मैं आऊँगा, सितंबर में आएगा अपने UNO दिवस, जाएंगे वहाँ जाते पूछेंगे वो अच्छा वो SDG का क्या हुआ, अरे तुम्हारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अरे देखो साहब, स्किल डेवलपमेंट चला रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, है ना। फिर इंडिया आते ही ज़्यादा तो नहीं बोली है, ज़्यादा पढ़ा दिया ना, तो वो जाते ही अगले साल वोट लेने जाओ, पूछेगा क्या किया। ज़्यादा मत पढ़ाओ, खासतौर पर महिलाओं को कम कम रहने दो, जो अपन इज्जत बता सकें, अपनी मंच से बोल सके हम कर रहे हैं, और ये फैक्ट है। क्यों सरकार फ्री में बिजली दे देती है, क्यों सरकार बोलती है ठीक है आ जाओ फ्री में रोजगार कर लो, मतलब बगैर स्किल के मैं तुमको रोजगार दे रहा हूँ। ये जैसे वोट बैंक, और यार वो आया था बहुत अच्छा, अरविंद केजरीवाल सरकार हमें फ्री में बिजली दे दी। अरे मुझे स्किल सिखाता ना कोई, जो मैं ऐसे 10 कनेक्शन 10 घरों में मेरे खुद ही लगा लेता मैं। तो ये नियत में खोट, ये फैक्ट है। ये जब उसमें अपन लिखते हैं ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, पॉलिसी पैरालिसिस क्यों है, सरकार की नीति ऐसी। स्किल डेवलपमेंट का आप स्तर सुधारो ना, क्या दिक्कत है, और फिर देखो उसको मार्केटिबिलिटी कैसे नहीं मिलती है।
ये चीज़ है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, अपन थोड़ा सा जैसे उसमें चलेगा आगे, लेकिन देखो सेक्टर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है तो आता है। अब मैं नहीं बताऊँ, अब मेरे तो दोनों तरफ से मैं तो फंसा हुआ हूँ, नहीं बताऊँ सर वो क्वेश्चन देखा तो वो तो आपने बताया नहीं, और बता दूँ अरे सर अभी 15 मिनट खा गए, क्या करता हूँ मैं, आगे पढ़ पूरे टेबल पढ़ाते इतनी देर में वो फूल पत्ती सर थे ना 3 चैप्टर करा दी थी सर में, क्या कर रहे हो आप। अब जो है मैं मरता क्या नहीं करता है ना। तो ऐसे ये सेक्टर अपन को ध्यान में रखने, 3 सेक्टर हो गए। जय सिया राम। अब देखो क्या है, दूसरी कहानी और सुन लो। यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, सर छोटा है दिख नहीं रहा। अरे लो यार, क्यों परेशान होते हो, अब तो बता दो क्या लिखा हुआ है, उप क्षेत्र लिखा हुआ है। सब सेक्टर लिख लो अपने भी, आपके साथ लिखा हुआ नहीं है, लिख लो सब सेक्टर उप क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या है, ये जो है ना क्या, ये बच्चे बच्चे की जुबान पे है क्या, जय सिया राम रट रखा है सर, हर कोई रटा देता है। आपने कैसे रटा दिया कि शायद इस जन्म में तो क्या मैं अगले जन्म में भी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी, याद हो गया ना, एग्जामिनर को भी पता है। ये तो यार मजा नहीं है, ये बहुत टाइम से पूछ रहे हैं अपन, लिख देता है। अब थोड़ा गहरा गोता लगाओ, ड्रिल डाउन करो, ये पूछो उप क्षेत्र। उप का मतलब क्या होता है, इनके अंदर भी सर कुछ है, ये डिब्बे में डिब्बी है, डिब्बे में डिब्बी है, वो है ना वो डिब्बे में डिब्बी, डिब्बी में जीरो मारो भाई हीरो, ये वो है, ये डिब्बे में डिब्बी है ये। तो अभी उप क्षेत्र आएंगे। उप क्षेत्र कैसे आएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कहानी क्या है। मतलब उप तो समझ गए ना, डिब्बे में डिब्बा आएगा सर यहाँ। अब जैसे ये कृषि है तो वो अपन के ये एक एक चैप्टर में आएंगे। देखो ये इनका जो डीप आएगा ना वो अंदर आएगा, चैप्टर में आएगा। जैसे अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एग्रीकल्चर में अपन डीप आएंगे, उप क्षेत्र आएंगे। तो देखो वो कैसे आएगा, एक तो पहले तो कृषि आएगा, मतलब जो कृषि चीज़ है, फिर इसमें पशुपालन आएगा, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। फिर अपन जैसे इसमें पढ़ेंगे, इसमें मत्स्य पालन आएगा, मत्स्य पालन, ठीक है। इसमें वन आएंगे और एक और लॉगिंग आएगा, लंबर जैगिंग जिसको बोलते हैं। ये सारी ये 4 उपक्षेत्र इसके अंदर आएंगे। ऐसे उद्योग में आएगा, निर्माण आएगा, विनिर्माण आएगा, सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे, उसमें होटल उद्योग आएगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आएगी, आईटी इंडस्ट्री आएगी, ऐसे। तो क्या आएंगे, इनके उपक्षेत्र आएंगे। अब क्वेश्चन आता है उपक्षेत्र से कि कृषि का जो है, कृषि है ना, तो कृषि उसमें कौन से उपक्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। उद्योग पढ़ेंगे, उद्योग के उपक्षेत्र, उसमें किसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। देखो ये काम कैसे आता है, मैं आपको बताऊं। जैसे कृषि है ना, अभी अपन कृषि को रो रहे थे ना कि 27% योगदान है, करीबन 36% योगदान है, और 75% जनसंख्या उसमें अंगेज है। रो रहे थे अभी अपन थोड़ी देर पहले, रो रहे थे ना। और सेवा को अपन बता रहे थे कि सर 44% योगदान है लेकिन 3% है, कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने खुद ही बोला ये। अब देखो मैं आपको बताऊँ, इस वाले में मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि 44% तो जीडीपी में और 3% जनसंख्या अंगेज है। मैंने किसका एग्जांपल दिया था, सिंगापुर का, कि इसकी 98% पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में अंगेज है। तो सरकार बोलती है देखो सर्विस सेक्टर में तो हाईली स्किल्ड जॉब चाहिए, आईटी आईएम चाहिए, हम कहाँ से बना देंगे, इतने नहीं बना सकते, इतने रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। सर्विस सेक्टर में योगदान उसी का ही है। डेवलपर वो भी बन सकता है जिसने मतलब आईआईटी नहीं तो एनआईटी बिल्कुल ढंग से करी हो, और वैसे पढ़ाओ तो फिर बहुत अच्छा, उसको एक मार्केट के हिसाब से वो अपडेटेड हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानता हो, जावा वगैरह। आरएससी आईटी वाले को तो जावा पता ही नहीं होती क्या, डेटाबेस जानता हो, ओरेकल सर्विस कनेक्टिविटी जानता हो, पूरी प्रोटोकॉल जानता हो, जब जाके तुम कुछ कर लोगे। उसने तो नाम ही नहीं सुने, नाम सुने बड़े बड़े, तो देखो इतना हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो इंडिया में है नहीं। अभी अपन उच्च शिक्षा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लोग सिर्फ ग्रेजुएशन कर पाते हैं, जो पहली में एडमिशन लेते हैं ना, कितने पहुँचते हैं ग्रेजुएशन तक। देखना अब आंकड़ा क्या आता है। तो आईटी आईएम तो छोड़ो ही बात, समझ गए। तो अब हम क्या करें, तो इसमें तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको सिंगापुर का। अब एक देश ऐसा है कि जिसमें ये की ये स्थिति है, 75 नहीं, उसकी करीबन 85% जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और एग्रीकल्चर का उस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है करीबन 96%। समझ रहे हो, 96% अर्थव्यवस्था उसकी एग्रीकल्चर पे चलती है, और 85% पॉपुलेशन उसकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ऐसे देश भी हैं इस धरती पे। अपन कृषि करो रहे, कृषि में कुछ नहीं, कृषि में कुछ नहीं है। अरे देख लो ये कौन से देश हैं, नहीं, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलिस्टीन गाय का नाम सुना होगा आपने, गाय आती है हॉलिस्टीन, वो यहाँ से निकली हुई है। फ्रांस, ये सिंगापुर क्या, स्विट्जरलैंड, ये इसमें सबसे ज्वलंत उदाहरण है ये फ्रांस का।
आज भी फ्रांस के अंदर आलू उगते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना कि हर गांव अपन जैसे गांव के अंदर चले जाते हैं तो अपने रास्ते में गेहूं दिखाई देगा, सरसों दिखाई देगा, वहाँ आपको आलू की फसल दिखाई देगी फ्रांस के अंदर। और इतना अच्छा आलू है कि पूरे वर्ल्ड मतलब आज भी जैसे जो वेल नोन जैसी चिप्स की है वो वहीं से इंपोर्ट करती हैं आलू, और फिर वो उसको जनरेट करते हैं आगे गुड्स के अंदर। तो ये देख लो। फिर आलू के बाद जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे डेयरी मिल्क, जैसे आपने नाम सुना होगा, दूध जैसे जो है तो बेस्ट क्वालिटी होलिस्टिन, जैसे मैं अभी गाय का नाम बता रहा हूँ, होलिस्टिन वेल नोन अपने गाय की ब्रांड है, ब्रीड है जो दूध के लिए जानी जाती है। वो निकली कहाँ से है? वो डेनमार्क से निकली है। होलिस्टिन नाम की जगह है डेनमार्क के अंदर, होलिस्टिन और सेल्सविक, तो होलिस्टिन से निकली होलिस्टिन गाय जो अपने दूध के लिए जानी जाती है। तो डेनमार्क ने करके दिखाया कि मैं मेरी गाय से दुनिया बदल के दिखा सकता हूँ। और तुम पूछोगे मेरी गायों को ले लेके जाओगे तुम, वो तो होलिस्टिन वहीं से आई हुई है डेनमार्क से। तो आप क्यों रो रहे हो यार कि मेरे पास धरती है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने तो क्या किया, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं करी। दुनिया उगा रही है तो हमेशा आप जैसे गांव में कभी भी जाके देख लो, अब जैसे गेहूं अपन जैसे अभी दिवाली के आसपास वो बीजारोपण चालू होएगा गेहूं का, तो वो क्या करेगा कि जो पिछले साल का जो गेहूं है ना उसी में से निकाल के रख रखा है 2 कट्टा, वो बेचे नहीं है कि अगले साल मैं इसको उगाऊंगा, है ना। अब मुझे बताओ जो पिछले साल वाला ही बीज मान लो थोड़ा सा खराब हो गया है कि जिस समय अपन लावणी करे तो उसमें बारिश आ गई फॉर एग्जाम्पल, या जिस समय उसको पकना था जनवरी फरवरी में शिवरात्रि के आसपास तो धूप नहीं पड़ी थी, जब मिल्चिंग स्टेज में होता है जब ऐसे में दबाते हैं तो दूध आता है, तो वो उसकी मेन स्टेज होती है मिल्चिंग स्टेज, प्रोटीन स्टेज, जब उसमें प्रोटीन बन रहा होता है ग्लूकोज, उस समय धूप जरूरी होती है। धूप नहीं आई उसमें बारिश हो गई तो दाना पकेगा नहीं, वो दाना छोटा का छोटा ही रह जाता है, समझ गए। तो आपने मान लो वो बिगड़ा हुआ दाना था तो अगली फसल तेरी बिगड़ेगी सुधरेगी? बिगड़ेगी, क्योंकि दाना ही खराब हो गया था। तो पिछली बार 20 बोरी हुए तो इस बार 100% तुम्हारे 12-13 बोरी से ज़्यादा नहीं होंगे। तो सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, उसने क्यों बीज रख रखा है? उसको पता है कि मार्केट में जाऊंगा तो कोई बीज नहीं मिलेगा, ये मेरे को पता तो है ना बीज कैसा है। ये दिक्कत है यहाँ पे, है ना। मतलब सरकार की तरफ से इतना सहयोग नहीं है कि अच्छी प्रोडक्टिविटी लाए। क्यों मैं होलिस्टिन डेनमार्क से लेके आया, यहाँ पशुपालन क्यों नहीं विकसित हुआ? ये चीज़ है, समझ गए। तो हमें बता रहा हूँ जैसे कृषि में योगदान हो, पशुपालन है कि नहीं। आपने आप जैसे उपक्षेत्र पढ़ेंगे ना, इन उपक्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर है ये आज पशुपालन के अंदर है। डेनमार्क बना ना, अपनी गाय के पीछे डेनमार्क जाना जाता है, तो तुम क्यों नहीं जाने गए? गिर है, राठी है, साहिवाल है कि नहीं अपने पास, मुर्रा है, भैंस की नस्ल सबसे अच्छी, क्यों नहीं तुमने उसके हाइब्रिड जनरेट करी? क्यों तुमको होलिस्टिन लानी पड़ी? क्यों अपनी मुर्रा को आगे नहीं बढ़ाया? क्यों राठी को आगे नहीं बढ़ाया? क्यों थारपारकर को आगे नहीं बढ़ाया? नागौरी बैल जाना जाता है, क्यों उसको तुम उससे मतलब सीमेंट से आगे बढ़ाएगी नस्ल और आगे? अब यही तो है ना कि अगर अपन ने यार राठी नस्ल को आगे बढ़ा दिया है, वो गाँव हो जाएगा पैसे वाला, फिर अगली बार मैं वोट लेने जाऊंगा, तूने क्या किया मेरी राठी के लिए, और आगे तो ज़्यादा पैसे, ज़्यादा अमीर मत बनाओ उसको, गड़बड़ हो जाएगी। आप जाके देखो एक बार पंजाब में जैसे आते हैं एमएलए साहब, अरे भाषण बाहर में देना, पहले बताया मैंने कितनी बार बोला उस नहर में पानी नहीं आ रहा, सारा 2 घंटे बिजली आती है, भाग जाए ऐसे, माइक ऑन ही नहीं होने देते, क्यों? और अपने यहाँ जैसे नागौर के तो नेताजी आगे, नेताजी जी बैठो जी भाषण सुनाना, और नेताजी गोली देके चले जाते हैं। फिर 5 साल बाद दिखाएंगे शकल, फिर वही किसान अच्छा बैठ नेताजी आ गए। इफेक्ट है ये चीज़ कि ज़्यादा उसको मत बनाओ, कल को सवाल पूछेगा, तुम्हारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा वो, और इफेक्ट है। मतलब आज़ादी के बाद जैसे सबने देख लिया था, चाहे देता हूँ कोई हो कि हमारी बाटी हमारी दाल कैसे गलेगी इस देश के अंदर, बेवकूफ़ बनाओ, मीठी मीठी बातें करो लेकिन करो कुछ मत, ये फैक्ट है, और नीयत का फर्क है। अब क्या करें? अब देख लो डेनमार्क ने करके दिखाया नहीं, ये पशुपालन है अपन जिसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी, पढ़ोगे आप अर्थव्यवस्था के करंट के अंदर आता है ब्लू इकोनॉमी, ये ब्लू इकोनॉमी वो है। श्रीलंका, मालदीव चलते इसी के पीछे हैं। आज देख लो अपन जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे, अपने से अच्छी स्थिति है मालदीव की, छोटे छोटे देश हैं जो इसके ऊपर जी रहे हैं ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, मैराइन इंडस्ट्री पे, वन एंड लॉगिंग, जितने भी आप जैसे टुंड्रा प्रदेश देख लो ऊपर, जैसे कनाडा देखते हैं और साइबेरियन प्रदेश है, पूरे इस लॉगिंग पे जीते हैं, लंबर जैगिंग के ऊपर, मतलब पेड़ों को काटना। वन तो होता है जैसे पेड़ लगाना, और लॉगिंग होता है जैसे पेड़ों को काटना। थाईलैंड है, थाईलैंड की पूरी अर्थव्यवस्था इस लॉगिंग के ऊपर चलती है। इक्वेटोरियल देश जितने भी अपन देखते हैं जो इक्वेटर के ऊपर बसे हुए हैं ऐसे। तो आप तो ध्यान ही नहीं देते, आपको तो बस वो खेत ही खेत दिखाई देता है, जी साहब ये खेत देख लो, इसके अंदर गेहूँ होगा, मानसून में बाजरा करूँगा, सोच नहीं जाती उससे आगे। अरे जो गाय है जो भैंस है उसको उन्नत करें। आज आप देख लो, मैं गलत कर रहा हूँ तो देख लो, गाँव में गाय भैंस देखी हो जो अपने सभी ने, अब देख लो कि वहाँ कितना सरकार की तरफ से उसके अंदर है। क्या कोई आता है सरकार की तरफ से वो देखे? अभी अपन ने जैसे देखा था फुट एंड माउथ डिजीज हुई थी, फिर लंपी डिजीज आई थी,
है डिजीज होती जब तो बोलते थे मार दो इनको सबको, गाड़ दो, जिंदा गाय को गाड़ दो अंदर, आए तक नहीं आए थे, थोड़ा सा विफल हो गया था। अरे तुमने क्या प्रजाव किए थे उसकी, पिछले 5 साल में तुमने कोई भी किसी भी वेटनरी डॉक्टर ने जाके इसको इंजेक्शन लगाया क्या एंटीबायोटिक का? तुमने बोल तो दिया मार दो। जब आता है अपने बर्ड फ्लू आता है, मतलब लाखों की संख्या के अंदर जैसे वो जो चिकन्स वगैरह होते हैं वो जिंदा दफनाए जाते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज होती है, तो तुम पहले यार उसकी इम्यूनिटी तुमने वीक कर रखी है इसलिए वो बीमार हो गया। क्या कोविड ने सबको परेशान किया? जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, इंजेक्शन लगे हुए थे, खान पान अच्छा था, वो नहीं हुए बीमार। ऐसा ही जानवरों के अंदर आप दोनों उसको समय पे इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया आपने? आज देख लो बीमार भी होगी तो पैसे देके प्राइवेट को बुलाना पड़ता है। क्या सरकारी कोई वेटनरी डॉक्टर आके देखा किसी ने? नहीं। जबकि उसकी ड्यूटी क्या थी? फील्ड में जाओगे, काम करोगे, सारा करोगे। ये फैक्ट। अब क्या करें? तो ये पशुपालन है, यही मत्स्य है, ये हर चीज़ सारी इसी पर ही है। बिशनपुर में आपने कभी सुना कि सरकार की तरफ से वहाँ पे नेट लगाए गए, मत्स्य पालन में काम किया गया? बिशनपुर तो चलो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। छोटे छोटे गाँव देख लो, अभी आ ही रहे, अपने कानों बांध देख लो, कितना अच्छा या मत्स्य इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, लेकिन वो नालों से पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट से वो डंप बना हुआ है। ये फैक्ट है। अब कैसे बढ़े अर्थव्यवस्था? अब सीखते नहीं है, ये चीज़ है। और ऐसा नहीं कि सरकार सर आप लोग, फिर सरकार में सर आप राय क्यों देते? अरे रायचंद खूब बैठे हैं वहाँ, लेकिन रायचंद ने फाइल लिखी नीचे। आप जैसे लिखी सर ऐसे से किया जाना है, सेक्रेटरी ने भी देखा हाँ ठीक है, वो गई मंत्री जी के पास, यस तो वही करेंगे ना, साइड में रख, अभी जाऊँगा अगली बार वही पूछेंगे, है तुम्हारी नोटशीट, ज्ञान रखो तुम, तुम्हारा वोट लेने जाना है वहाँ पे, पूछेंगे जाते सवाल, ज़्यादा नहीं, खत्म हो गया। लो चुनाव आ गए, फिर दुनिया बिजी हो गई, वो ये देश वीर जवानों का चल रहा है, वो वोट देंगे, ये चीज़ है। चलो आ जाओ, भावुक मत हो, अच्छी तस्वीर भी है, बदल रही, सही दिशा में जा रहे हैं, बस रफ्तार थोड़ी धीमी है। खत्म ऐसे करना ही, ऐसे लिखते हैं ना अपन, ऐसे ऐसे है, चिंताजनक स्थिति है, लेकिन लास्ट में यही, भारत बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है, बस थोड़ी सी रफ्तार तेज करनी है, बस नीचे हो गया मेरे सपनों का भारत, जय हिंद, खत्म हो गया, ऐसे खत्म। ऐसे कर दो ना गड़बड़ हो जाएगी, कि सरकार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, वो कॉपी में लिखे आए, संकट हो जाता है कि नहीं? क्योंकि अपनों को वहाँ यार नंबर लेने हैं, जैसे उसको वोट लेना है ना, अपने नंबर लेने हैं, तो उसने भी दिमाग लगाया ना, अपने भी दिमाग लगा। भाव क्यों होते हो यार दुनिया जाली में? समझ गए? जय सिया राम, बढ़ो आगे। अब आया मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। सर कहाँ ले गए थे आप? कहाँ ले जाते हो सर? यूँ लगता है कि जैसे स्पेस में ले गए हैं। लाओ धरती पे समताप मंडल में वापस आ जाओ। जय सिया राम। उद्योग, सेवा, उद्योग, कृषि क्षेत्र पढ़ लिए, उपक्षेत्र पढ़ लिए। अब मैंने क्यों ये 15 मिनट जैसे बकर करी डेनमार्क ये वो, जिससे उप क्षेत्र का महत्व समझ में आए। अब भूख जग गई ना, पहले तो दिख नहीं रहा था ना, ये जूम करना पड़ा था, अब दिख रहा है ऐसे। आप जब इसके चैप्टर में जाएंगे ना डीप, तो आप ढूंढोगे, अरे सर पशुपालन पढ़ाओ ना, आपने डेनमार्क पढ़ाया था, देखिए कैसे राजस्थान आगे होएगा। समझ गए ये चीज? अब देखो क्या है नीचे यही चीज है भाई। 3 और 4 ही तो छोड़े थे मैंने, 3 और 4 में आ जाओ, 3 और 4 में आ जाओ, 3 और 4 में आ जाओ। 4 तब देखो 3 में क्या है? सकल, नीचे भी लिखा हुआ है सकल। बस ये तो देखो स्थिर मूल्य पे था, ये प्रचलित पे है, लेकिन काम भी यहाँ पे अपने वही आएंगे। कौन? सियाराम। कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, क्योंकि गैप बहुत है ना भाई। जो बेस में ज़्यादा था, प्रचलित में तो वही चीज़ बढ़ती है। अपन ने देखा था करंट में आएंगे तो वो मात्रा और मुद्रास्फीति जो उसमें परिवर्तित हो जाए, परिवर्तन होता है, वो उसमें एडजस्ट होता है। तो देख लो वही लिखेंगे SIA। चलो अपन पढ़ लेते हैं अभी। कृषि का कितना है? 26, उद्योग का 28 और सेवा का 45। सबसे ज़्यादा किसका है? सेवा C, फिर उद्योग I, फिर सबसे कम किसका है? इंडस्ट्री का। तो वही जय सिया राम। कहने का मतलब क्या है कि चाहे स्थिर पे ले लो, चाहे प्रचलित पे ले लो, जय किसकी होएगी? सिया की होएगी जय। तो कोई डरने वाली बात ही नहीं, खत्म। समझ गए? तो ये था इनके अंदर अपना दोनों जो अपने देखा। तो आप देख लो कि क्या पूरी हो रही है सर टेबल। 1 हो गई, 2 हो गई ग्रोथ रेट, 3वां कॉलम हो गया सर वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पे, 4था हो गया ये, 5वां हो गया ये शुद्ध पे NDP, 6ठा हो गया PCI। अब इसमें जो चीज़ बची हुआ है ये मूल्यवर्धन। ये देखा था ना मूल्यवर्धन, राज्यवर्धन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मूल्यवर्धन, है ना। इसको अपन बोलते हैं वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, GV, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। देखो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है और ये यूज में क्यों लिया जाता है? ये जो डबल काउंटिंग होती है ना, डबल काउंटिंग,
डबल काउंटिंग, उसकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन काम में लिया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाई ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज मेथड इज यूज्ड फॉर नेशनल इनकम कैलकुलेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दोहरी गणना की समस्या से निजात पाने के लिए क्या करते हैं गगन? मूल्यवर्धन सिस्टम या प्रणाली यूज करते हैं दोहरी गणना को खत्म करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए। अब सर ये दोहरी गणना क्या होती है? दोहरी गणना मेरे प्यारे बच्चों यही होता है, जैसे मान लो मैं कोई चीज़ जोड़ रहा हूँ, जैसे ये चीज़ 2 है और फिर 2 और 3 को मैंने 5 कर दिया। अब मैं इस 2 को 2 बार जोड़ लेता हूँ है, और इस 3 को मैंने एक ही बार जोड़ा और ये बढ़ के हो गया 7। तो सर ये 5 तो 7 हो गया, लेकिन आपने 2 को कितनी बार जोड़ लिया? 2 बार जोड़ लिया। तो ये मत करो सर, आप जो ये बढ़ा रहे हो ना, ये गलत बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने 2 को 2 बार जोड़ लिया, 2 जुड़ना चाहिए था एक ही बार। समझ गए? तो दोहरी गणना की समस्या से निजात पाने के लिए अपन डबल काउंटिंग यूज करते हैं। अब ये है कैसे सर, कैसे काम करता है? जैसे मैं आपको बताऊं, ब्रेड आपने सुनी होगी, ब्रेड, वही ब्रेड डबल रोटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? व्हाइट कलर वाली, ब्राउन भी आती है, मल्टीग्रेन भी आती है, लेकिन ब्रेड है। एक बेकरी है जो ब्रेड बनाती है। मैंने क्या बोला? एक बेकरी है जो क्या बनाती है? ब्रेड बनाती है। बेकरी है, गली गली में होती ही है। एक बेकरी है जो ब्रेड बनाती है, बनाई ब्रेड, ठीक है। और इससे पहले क्या है, एक बेचारा क्या है, किसान है, फार्मर है, जो ब्रेड नहीं बनाता, वो क्या उगाता है? वो गेहूं उगाता है। बड़ा हुआ आता है गेहूं और दूध दोनों के अंदर, ध्यान रखो। 90% दुनिया दूध पीती है, लेकिन 99% दूध यूं लिखते हैं, दूध पिया हुआ हो गया खराब। समझ गए? ये चीज गेहूं बड़ाऊ, ठीक है। तो मैं बता रहा था, सॉरी, फार्मर ने उगाया क्या? गेहूं। गगन इधर देख लो, आएंगे अभी अपन, कुछ नहीं छूटेगा। ये कैसे होएगा सर? होएगा सब। इसने बनाई ब्रेड, बना ली ब्रेड। फार्मर ने तो भैया गेहूं बना के दे दिया, ये लो भैया गेहूं। यही करता किसान, तो भैया गेहूं बेच देगा जाके, और बेकरी वाला अपन जाएंगे दुकान पे तो वो क्या देगा? फिनिश गुड के रूप में वो ब्रेड दे देगा। अब देखो, जब ये ब्रेड बनानी थी तो इसके अंदर कुछ इनपुट लगे हैं, जैसे माल लगा है कुछ। सबसे पहले तो क्या खरीद के लाएगा बेकरी वाला? क्या लाएगा? गेहूं खरीद के लाएगा। समझ गए? गेहूं खरीद के लाएगा, फिर उस गेहूं को आटे में चेंज करेगा, फिर इसमें जो भी जैसे वो अन्य सामान है, इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें जो उसके तत्व वो मिलाएगा, और फिर उसको लास्ट में ब्रेड वो तैयार करके ग्राहक को बेचेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसने गेहूं बेचा 8 रुपये किलो, 8 रुपये किलो गेहूं बेचा, किसको? ब्रेड वाले को। अब ये 8 रुपये किलो जब बेचा तो मुझे, और जैसे ये ब्रेड बेच रहा है 10 रुपये की, ठीक है, 10 रुपये किलो जैसे ब्रेड बेच रहा है, तो 8 रुपये किलो जब इसने ये गेहूं खरीद लिया था, तो मुझे बताओ, जब ये 10 रुपये जब ये बेच रहा है, तो जो उसने जो गेहूं खरीदा था 8 रुपये किलो, तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन ही तो किया था उसने। भाई उसने क्या वैल्यू एडिशन किया था सर? एक तो उसको पिसाया था, और उसने उसमें क्या किया था, वो जो और लीची वगैरह जो भी उसमें चेरी वगैरह होते हैं वो लगा के, और उसने उसको ब्रेड के रूप में सेक के दे दी थी। कहने का मतलब 8 रुपये उसका इनपुट कॉस्ट था और 10 रुपये उसने आउटपुट बेचा, तो उसने वैल्यू एडिशन कितने का ही किया है? सिर्फ 2 रुपये का किया है। नहीं समझे? 8 रुपये तो उसने 8 रुपये किलो तो गेहूं खरीदा था, फिर एक तरह से उसने गेहूं तो बेचा यार वापस से, बस गेहूं की शेप बदल दी, आटे की तो है वो, उसको फर्मेंट कर दिया, चेरी लगा दी, बेक कर दिया, बेकरी तो बेक ही करेगा, तो वो 10 रुपये में हो गया। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये जो 8 रुपये जो है ना, अब आपने क्या किया सर, इस 8 रुपये को गेहूं को था उसको कृषि क्षेत्र में भी गिन लिया ना 8 रुपये को, और आपने इसी 8 रुपये को, अब जैसे ये उद्योग में आया, जैसे MSME में अपन पढ़ते हैं, ये बेकरी उद्योग आएगा, घरेलू उद्योग जो है, इसमें 10 रुपये को भी आपने जोड़ लिया। तो सर ये 10 रुपये जो है, ये 8 + 2 ही तो है। तो सर आपने तो 8 यहाँ भी गिन लिया और 8 यहाँ भी गिन लिया, मतलब गोलबाजी कर रहे हो, टोपी पहना रहे हो सर। इस उद्योग के अंदर 2 रुपये गिनो। कहने का मतलब इस बेकरी का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो ये 2 रुपये ही है सर। आपने वैल्यू, क्या वर्ड था ये? वैल्यू कितनी ऐड करी हो उस 8 रुपये, मुझे तो ये बताओ, वो है तुम्हारा योगदान। तो वैल्यू कितनी ऐड करी है? 2 ही करी है। तो इससे क्या होती है? डबल काउंटिंग होती है। अर्थव्यवस्था की झूठी तस्वीर सामने आती थी इस डबल काउंटिंग से। कैसे? किसान के भी तुमने तो 8 रुपये गिन लिए, उद्योग में भी गिन लिए,
क्या उद्योग ने उस 8 रुपये में कोई योगदान दिया है क्या? उसको 8 को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है? तो जो वैल्यू ऐड करी है, वैल्यू एडिशन, उसकी बात करो ना आप तो केवल। तो इस बेकरी का कंट्रीब्यूशन में अर्थव्यवस्था में 10 नहीं जोड़ूंगा, कितने जोड़ूंगा? ओनली 2 जोड़ूंगा, क्योंकि इस 8 रुपये में इस बेकरी का कोई योगदान नहीं है, वो तो कृषि सेक्टर में गया। ये है ये, आप समझ रहे हो? अब जैसे ग्रॉस वैल्यू, अब वापस पढ़ो, यहाँ क्या था, ये लिखा हुआ था वृद्धि दर, सॉरी यहाँ मूल्यवर्धन में, मूल्यवर्धन के हिसाब से, यहाँ सॉरी मूल्यवर्धन। तो इसमें क्या, ये जो गेहूं यहाँ उग गया ना, उद्योग के अंदर वो नहीं है, वो गेहूं यहाँ नहीं गिना जाएगा। तो उद्योग सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया, सिर्फ हम यही गिनेंगे। जैसे है लक्ष्मी भोग आटा, देखा आपने सभी ने, देखा है कि नहीं है? सबसे बेस्ट अच्छा शायद वही आता है, लक्ष्मी भोग ही, ठीक है, ये है। तो अब लक्ष्मी भोग वाला गांव में गया है और गेहूं खरीद के लिया, जैसे मुश्किल से क्या लाया होगा, जैसे अच्छे से अच्छा जैसे 30 रुपये किलो लिया। अब उसी को पिसा फूसू के कितना रुपये किलो बेचेगा? करीबन 75 रुपये किलो बेचा। अब इस 75 के अंदर जैसे उसे पूछते हैं यार तुम 75 का क्यों दे रहे हो, बोलते हैं ना इतना महंगा क्यों दे रहे हो? मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 30 रुपये तो यार मैं खरीद के लाया हूँ, फिर 35 रुपये मेरे को बनाने में लगे, पीसने में लगे, अरे ये बिजली का खर्चा, लेबर कौन देगा? तुम दोगे क्या? हाँ मैं ही तो दे रहा हूँ, तभी तो 75 रुपये का हो गया। समझ रहे हो ना? तो इसने 30 रुपये यहाँ जोड़ लिए। अब जैसे इकोनॉमिक सर्वे हुआ, भाई सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे तभी तो ऐसे बनता है, जाके डेटा कलेक्ट करते हैं जो इंस्पेक्टर्स होते हैं। अब उसने देखा कितना का तुम्हारा योगदान है, अच्छा, इतने तक का बेच दिया, तो बोलेगा मैंने इतने का बेच दिया, तो तुम्हारी इनपुट कॉस्ट कितनी थी? तो वो बोलता है कि मैंने जैसे 2000 रुपये का सामान पूरे साल में बेचा। गेहूँ खरीदे कितने के थे? 1800 रुपये के। तो सर मैंने गेहूँ खरीदी, ये इनपुट कॉस्ट थी, उसके अंदर आता है जीएसटी में आप पढ़ोगे ना, तो सब कुछ उसके अंदर लिखा रहता है कि सामान कितने का है, इनपुट क्या है और तुम्हारा आउटपुट कितना है ना। तो जीएसटी इनपुट आउटपुट अलग अलग कैलकुलेट होता है। तो उसमें बोलेगा कि अच्छा इनपुट 1800 था, तो ये तेरे कंट्रीब्यूशन में नहीं गिनेंगे, ये तो क्या है, इसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, तो तूने गेहूँ खरीदे थे सीधे सीधे। तो इनपुट कॉस्ट हटाओ, तुम्हारा वैल्यू एडिशन बताओ कि सर 200 रुपये है, तो तेरा अर्थव्यवस्था में लक्ष्मी भोग आटे का 200 रुपये है, केवल 200? हाँ, क्योंकि 1800 में तेरा कोई योगदान नहीं था। क्या तू गया था क्या खेत संभालने? क्या तूने देखा था कि पानी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किसान परेशान हो रहा है बेचारा, रात में उठ के पानत कर रहा है, तूने की नहीं करी। तो ये किसका है? ये एग्रीकल्चर का है, ये एग्रीकल्चर में गिनेंगे, तेरे में नहीं गिनेंगे, और ये 200 तेरे में गिनेंगे। समझ गए? तो शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है। क्या? ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है ना, तो ये वैल्यू एडिशन है। क्या क्या लिखा हुआ है? वर्ड क्या लिखा हुआ है हिंदी में? मूल्यवर्धन, राज्यवर्धन नहीं, क्या? मूल्यवर्धन। शक्तिवर्धन में नहीं है। मूल्य में कितनी वृद्धि करी है तुमने, तो मुझे ये बता दो यार। 8 रुपए किलो गेहूं खरीद 10 रुपए की ब्रेड बेच रहा है, उस गेहूं के मूल्य में कितनी वृद्धि करी है? केवल 2 रुपए की। तो तेरा योगदान कितना हो गया बेकरी का? ओनली 2 रुपये। लक्ष्मी भोग आटा 30 रुपए किलो आटा खरीद रहा था, 70 रुपए किलो बेचा। तो वैल्यू ऐड कितना किया? 75 में से 30 घटा देंगे तो 45, वो उस समय 35 गलत लिखा था, 45। तो 45 रुपये तुम्हारा योगदान है। जैसे बोला 2018 रुपये तो गेहूं खरीदने में ही दिए थे, 2000 तो पूरा उत्पादन था साल का उसका, 1800 रुपये में तुमने यार गेहूं खरीदने में खर्च कर दिए, तेरा योगदान है 200 रुपये। समझ गए? तो इससे सच्ची तस्वीर अर्थव्यवस्था की सामने आती है। और वैसे नहीं हो तो देखो डबल गेहूं काउंट हुए जा रहा है बार बार, गेहूं फार्मर में भी काउंट हो गया, कृषि में भी काउंट हो गया, गेहूं उद्योग में भी काउंट हो गया, जबकि उद्योग का तो कोई योगदान नहीं उस गेहूं को उगाने में। समझ गए? ये चीज़ है। तो ये था ये मूल्यवर्धन। तो ये क्या है? ये इनकम कैलकुलेट करने का तरीका है। अब जैसे अपन ने अभी लक्ष्मी भोग आटे की इनकम कैलकुलेट नहीं करी क्या, कि तेरा कितनी इनकम होगी बता, अर्थव्यवस्था में तेरा कितना योगदान मानेंगे, ऐसे। नहीं, वो तो फिनिश्ड गुड्स है। अंतिम का मतलब जैसे कंज्यूमर के हाथ में पहुंचती है फिनिश्ड गुड। जैसे अपन ने ब्रेड देखी तो ब्रेड अंतिम वस्तु है। अपन जैसे अपन लेने गए बेकरी पे, तो उसने अपन को आटा गेहूं थोड़ी दे दिया हाथ में, पिसा हुआ आटा थोड़ी दे दिया कि ये भैया तेरे को ब्रेड चाहिए ना, तो ऐसा कर, ये तो ले जा गेहूं, इसको पिसा लेना, पिसाने के बाद ये चेरी इसमें मिला लेना, अलग दे दी, और फिर एक ओवन में और दे दिया, फिर ये दोनों पिसा के इसमें ओवन में लाके रख देना, जिससे सीख जाएगी तेरी ब्रेड, फिर ब्रेड। ऐसा नहीं किया उसने। अपन ब्रेड लेने गए तो उसने वो पैकेट में दिया, ये लो साहब, ये रही तुम्हारी ब्रेड, पैसे वो फोन पे कर दो। समझ गए? ऐसे। तो अंतिम वस्तुओं का मतलब वो उपभोग के लिए बनी है, फिर वो फाइनल कंजप्शन ही होएगा, उनमें मतलब कोई आगे वैल्यू एडिशन फर्दर नहीं होएगा, उनका बस टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है? तो पेमेंट कर दो और ये काम हो गया। अब जैसे पेमेंट की बात आई ना, तो मैं कई बार पूछता हूँ क्वेश्चन, तो बोर्ड ही सरक गया। जैसे क्या है, पेमेंट कैसे करते हैं?
आज बोलते हैं यूपीआई से करते हैं अपन। क्यूआर कोड देखा, निर्मला देखा क्यूआर कोड, करती है पेमेंट। अभी सर करके ही आई और अभी जाके करूँगी सर, नाश्ता करूँगी ना, है ना। तो इस क्यूआर कोड को और ढंग से देखना, है ना। अभी मतलब करण इधर देख लो, तो इसमें क्या है, तीनों साइड के अंदर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना रहता है यूं, है ना। तीनों में यूं मान लो, चारों में बना रहता है मेरी तरफ से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्रैकेट बना रहता है ये क्यूआर कोड पे कितने कोनों में, एक तो कितने कोनों में होता है, 4 कोने ही होते हैं, 2 में होता है, 3 में होता है, 4 में होता है, और वो एक कोने में एक साइड नहीं होता ये ब्रैकेट, तो वो कौन सी साइड नहीं होता। तो अभी बोलो मत, है ना, अपने आप देखना, जैसे अपन ने भगवत सिंह मेहता सभागार देखा था, ठीक है। तो अगली बार जैसे क्यूआर कोड स्कैन करो तो उससे पहले देखना ये प्लस कितनी तरफ बना हुआ उसमें, और बीच में तो वो जो पूरा एक वो जिगजैग पैटर्न होता है वो होता है, लेकिन साइडों में होता है, एक साइड में नहीं होता। निकालो, देखो, डालो गूगल में, डालो क्यूआर, फिर इमेज निकल के आएगी, देखो एक बार इमेज गूगल में डालो क्यूआर, फिर एक इमेज आ जाएगी। तो 3 साइड में तो ब्रैकेट बना हुआ है और एक साइड में नहीं है, देखा निर्मला, चारों साइड में है क्या, कौन सी तरफ नहीं है निर्मला। हाँ गूगल में निकालो और वहां डालो क्यूआर कोड, चलो आ जाओ। तो ये देख लिया अपन ने, ये हो गया, क्यूआर ही डाल दो, आ जाएगी फोटो क्यूआर से ही। और क्यूआर का जैसे फुल फॉर्म देखो होता क्या है, क्विक रेस्पॉन्स। किधर है, चारों में, चारों कोनों में है, 3 में है, कौन से वाले में नहीं है, इसमें अच्छा, ये अब एक ही बच गया, ये वाला कोना खाली होता है। तो कहने का मतलब सर 3 कोनों के अंदर ये बॉक्स होता है और राइट एंड पे नीचे वाला खाली होता है, ये सीधे हाथ की तरफ जो ना ये खाली है और बाकी तीनों भरे हुए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है इस समय, जैसे एग्जाम आप जैसे देखोगे, मैंने मंदगणित नहीं बनाया है ये, तो दर्पण खरीदते हो ना, उसमें आगे देखा करो समकालीन क्वेश्चनों में बैठे हुए, मतलब एग्जामों में आ रहे हैं जो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब फुर्सत के क्षणों में बैठे रहते हो तो मोबाइल मत निकाला करो, मोबाइल के अंदर वो पेपर निकाला करो समकालीन, और देखा करो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, दुनिया किधर जा रही है। पता चला दुनिया एग्जामिनर तो इधर जा रहा है और मैं इधर जा रही हूँ। सर ने बोला था, अरे सर नहीं ये पेपर देख, असली सर ये पेपर है, आईना ये है जिनसे अपनी लड़ाई है, पेपर देखो। ओके, समझ गए, ये 6 आ गए। अब आ जाओ सर, अब आगे चलते हैं सर, मज़ा आ रहा है सर, क्या सर ध्वनि है, क्या सुर है बारिश का, पढ़ाओ ना सर आगे। अब आ जाओ बिंदु संख्या 8, भोजन कर रहे थे, भोजन पे आ गए, आ जाओ बिंदु संख्या 8।